गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आकांक्षा त्रिपाठी। आपके नए टेस्ट डिस्कशन के लिए हम तैयार हैं और हम लगातार इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि 69 बीपीएससी का आपका प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज आस्था आईएएस में स्टार्ट हो गया है। और सभी बच्चों को मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि आप लोग टेस्ट सीरीज ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। देखिए, किसी भी टेस्ट सीरीज का बस एक यही बेनिफिट होता है, इन क्लास घर बैठ के आप करते हैं। तो जैसे मैंने भी लंबी परीक्षा की तैयारी की है, तो मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि रूम में करना और कोचिंग सेंटर्स में टेस्ट देना दो अलग अलग चीज़ें हैं। और क्योंकि अब आपके पास बहुत अधिक समय नहीं बचा है, मेरा सजेशन यही है कि जितनी आपने तैयारी करनी थी आपने कर ली। अब आपके लिए प्रैक्टिस ही मोर इंपॉर्टेंट थिंग है। और जो पेपर डिजाइन किए जा रहे हैं वो वाकई बहुत अच्छे हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चंस के आंसर में थोड़ा सा चेंजेस आ गए हो, क्योंकि मैं पूरा पेपर डिस्कस करती हूँ, कहीं कुछ चीज़ें मुझसे मिस हो सकती हैं। ह्यूमन एरर की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। तो मेरा सजेशन है कि आप लोग जरूर कोचिंग में आके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। बहुत रीजनेबल प्राइस में है और डिस्कशन आपको हम ऑनलाइन प्रोवाइड करा ही रहे हैं। अगर किसी चीज पे कोई भी दिक्कत या डाउट होता है तो अगर आप यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आप टीचर से सब्जेक्ट वाइज ही मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए। और आज हमारा कंप्लीट टेस्ट का तीसरा पार्ट है। हम लोग लगातार इस पे देख रहे हैं। पहले हमने सब्जेक्ट्स के किए, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस वाले सर ने डिस्कस करवाया और मैं कंबाइंड टेस्ट सब करवा रही हूं। तो ये आपके कंबाइंड टेस्ट का तीसरा सीरीज है। टोटल अभी आपको 8 से 9 पेपर हम और करवाएंगे। और आप सोचिए 150 क्वेश्चंस करके अगर आपने 15 पेपर भी लगा लिए तो आप एक बार में कितने क्वेश्चन लगाते हैं। क्योंकि जब भी मैं बात करती हूं तो मैं हमेशा बोलती हूं कि 150 क्वेश्चंस को करने का मतलब होता है मिनिमम मल्टीप्लाइड बाय 3। तो कितना होता है भाई? 450 होता है। 15 × 45 है ना। तो आप सोचो एक बार में आप 450 क्वेश्चंस के आंसर देखते हो। और अगर आपने 10 टेस्ट पेपर ही लगाए हैं तो कितना हो जाएगा आपका, है ना। और आपको परीक्षा में एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन सही करने होते हैं? 120 से 125। तो 4500 क्वेश्चन अगर आप लगाते हैं तो 70-80 क्वेश्चन संभवतः आपको मिल जाने चाहिए। बाकी तो आप इतना पढ़ ही रहे होंगे अपनी परीक्षा के लिए। चलिए, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज की शुरुआत शुरू होती है कि हाथी मृत्यु ऑडिट। अच्छा, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? हाथी मृत्यु ऑडिट तमिलनाडु सही है कि हाथियों का जो ऑडिट है उनकी डेथ रेट का कौन कर रहा है? तमिलनाडु कर रहा है, बिल्कुल सही। TOFI कार्यक्रम हरियाणा, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म क्या है? ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। इसकी शुरुआत किसने की है? हरियाणा की है, बिल्कुल सही। लखपति दीदी कार्यक्रम, इसमें 1.25 लाख महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया गया, उसके लिए पैसा दिया गया। ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का नहीं है, उत्तराखंड गवर्नमेंट का है। हर घर गंगा जल योजना बिहार, आप लोगों ने पिछली बार ही पढ़ा होगा, पिछले साल ये योजना आई थी। तो आपका कौन सा उत्तर सही है? 1, 2, 4। ठीक है, एक एक क्रम में हम सारे क्वेश्चंस को समझते हुए चलते हैं। जैसे हाथियों की बात की हमने, तो सबसे ज्यादा संख्या हाथियों की कहां पर है? कर्नाटका में है। कहां पर सबसे ज्यादा संख्या नंबर्स में? तो कर्नाटका में। एक चीज और क्या पाई जाती है हमारे यहाँ? सबसे ज्यादा शेर कहां पाए जाते हैं? MP टाइगर स्टेट, दूसरे पे कर्नाटका। चलिए, वैदिक सिटी की स्थापना निम्नलिखित में से किस शहर में की जा रही है? वैदिक सिटी की स्थापना अयोध्या में की जा रही है। ठीक है, शाहजहांपुर से माझा के बीच में गांव है बरहेटा गांव। कौन सा गांव? बरहेटा गांव। वहां पे की जा रही है आपकी वैदिक सिटी की स्थापना। वहां पे होटल्स वगैरह भी डेवलप किए जा रहे हैं, लोग पर्यटन के लिए आए, जिससे लोग राम जी के बारे में जाने। क्योंकि हम जानते हैं कि अयोध्या की धरती किस लिए फेमस है? राम जन्म की भूमि है, इसलिए फेमस है। और वहां पे जो भी नव निर्माण हो रहा है वो लोगों तक पहुंचे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे समृद्धि एक्सप्रेस का नाम दिया गया है? समृद्धि एक्सप्रेस आपकी नागपुर से मुंबई एक्सप्रेसवे के बीच चलाई गई है। यह यात्रा अहमदनगर से शिरडी को कंप्लीट करती है। ठीक है, आपको पता है कि हमारे यहाँ ऐसे गलियारे बनाए जा रहे हैं जो आपके देवीय स्थल है या भगवान जिनकी पूजा बहुत होती है, फेमस स्थल, इनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो अहमदनगर से शिरडी के रास्ते के लिए बनाई जा रही है। 520 किलोमीटर का ये पूरा डिस्टेंस है। कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है? 520 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और कब स्टार्ट किया गया है? 10 दिसंबर 2022।
ये डिटेल पूरी आपको हमने बता दी। अब नेक्स्ट है इसी में आपका यहां से आप लोग को दिख रहा है, बार बार ये समस्या आ रही है ना बच्चों को कि मैम क्लियर नहीं दिख रहा है। तो क्या आज सारे बच्चों को क्लियर वॉइस आ रही है? और अगर वॉइस की दिक्कत होती है तो आप लोग बिल्कुल निसंकोच बोलिए, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी। ठीक है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्येक स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति, तो किन किन राज्यों में पेयजल की आपूर्ति की जा रही है उसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए हम एक बार आपको बताते हैं। गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, चंडीगढ़, दमन दीप, नागर हवेली, इन राज्यों में पेयजल की सुविधा प्रदान की गई है। तो कौन कौन से हैं? गोवा, हरियाणा और तेलंगाना। तो आपका कौन सा इसमें, देखिए कोई नहीं है आपका ऑप्शन, तो हम आपको प्रश्न बता रहे हैं गोवा, तेलंगाना, हरियाणा। इसमें ऑप्शन कोई भी सही नहीं दिया है, क्योंकि आपका ऑप्शन होना चाहिए 1, 2, 4। ठीक है, तो 1, 2, 4 कोई भी नहीं दिया है, 1, 2, 4 सही है। बाकी जो और भी स्टेट्स थे, यूटी थे, हमने उनके बारे में भी बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला भूकंप स्मारक कहां बनाया है? यह स्मृति वन के रूप में भुज में बनाया है। गुजरात में सन 2001 में बहुत भयानक भूकंप आया था, क्योंकि उस समय मैं इतनी छोटी नहीं थी, स्कूल में थी, 7th या 8th में पढ़ती थी। तो मुझे याद आ रहा है कि वो 26 जनवरी का दिन था। ठीक है, जब भुज में भूकंप आया तो वहां पर इस स्मृति वन को बनाया गया। इतना विनाशकारी भूकंप था कि 12,000 लोग मारे गए। ठीक है, चलिए एक प्रश्न यहां पर और बता देती हूं कि भारत में कितनी भूकंपीय जोन है? वर्तमान में 4 हैं। पहले 5 थे, बट वर्तमान में कितने हैं? 4 हैं। सबसे ज्यादा भूकंपीय क्षेत्रों में भुज, गुजरात और हिमालयी क्षेत्र के बेल्ट में आने वाले राज्य हैं। ठीक है, चलिए भारत के गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में निम्नलिखित में मुख्य अतिथि को किसको आमंत्रित किया गया है? तो मैंने आपको करंट अफेयर्स की जब क्लास पढ़ाई है तो बताया है, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फल अल सीसी के बारे में, है ना। ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही। जब देखिए आप लोग जिन बच्चों ने करंट की क्लास की होगी वो इस चीज को देख रहे होंगे कि उनको लगातार प्रश्न मिल रहे हैं, कि जो भी प्रश्न मैंने बताए हैं उनको इस टेस्ट पेपर में मिल रहे होंगे, है ना। इस चीज में बच्चे शिकायत नहीं कर सकते हैं कि मैम ने जो करंट अफेयर्स पढ़ाया है वो साथ नहीं दे रहा है। वो आपका बिल्कुल साथ दे रहा है। और आपकी करंट की टेस्ट सीरीज मंथ वाइज आज से आना शुरू हो जाएगी। इस पूरे हफ्ते में हम आपको पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया CU चयन पोर्टल किससे है? तो पहले ही जानो CUT ये क्या है? कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको कंबाइन करके एंट्रेंस टेस्ट लिया जा रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कॉलेज वगैरह जोड़ के। तो बस केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एकीकृत संकाय भर्ती पोर्टल। ये CUET अभी 2-3 सालों से चलन हुआ है इसका। जब हमने पढ़ाई शुरू की थी तो हमें यूनिवर्सिटी वाइज अलग अलग फॉर्म फिल करने पड़ते थे, वर्तमान में नहीं है। देखिए इससे 2 फायदे हैं, एक तो फीस के पैसे बचते हैं, दूसरा संयोजित करने में भी तो ईजी होता है ना, चयन करना भी तो ईजी होता है। कोई कहीं सिलेक्शन लेके छोड़ रहा है, कहीं कोई एडमिशन लेके छोड़ रहा है, तो आप उससे सीट का जो लॉस हो जाता है, बच्चों का एडमिशन नहीं होता, उससे ही बचाव हो रहा है। हाल ही में लॉन्च किया गया सक्षम क्या है? हाशिए पर रहने वाले लोग कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा योजना है। डाकघर में महिलाओं के लिए उच्च ब्याज दरों पर बचत खाता है। एक समर्पित एकीकृत मंच जो ऑनलाइन मोड प्रशिक्षण और चिकित्सा प्रदान करना है। देखिए सक्षम यहां पे 3 चीजों के बारे में है। सक्षम एक ऐप है, किसके लिए है? ये दिव्यांग लोगों के लिए है। ठीक है, किसने इसको बनाया है? इलेक्शन कमीशन ने बनाया है। किसने बनाया है? इलेक्शन कमीशन ने बनाया है। ठीक है, एक सक्षम योजना है स्पेशली हरियाणा में मैंने देखा था कि बेरोजगारों को रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए है। क्या कराने के लिए है? रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए है। तो आपके सारे ही प्रश्न के उत्तर आपको मिल गए। अब नेक्स्ट हम लोग इसी क्रम में आगे चलते हैं। धीमे धीमे आराम से हम लोग सारे पेपर को समझते चलते हैं। और इस बार
हम लोग जैसे हम लोग जब तैयारी करते थे तो हम लोग बोलते थे अब की बार, अब की सिलेक्शन के पार। तो आप लोग को भी प्रीलिम्स की अपनी परीक्षा के लिए अब की बार पार हो जाना है, ताकि मुख्य परीक्षा में फिर आप युद्ध से लड़ाई करके जीत सके। चलिए, भारत के भूस्खलन एटलस के अनुसार पिछले 25 वर्षों में निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे अधिक भूस्खलन हुए? मिजोरम में हुए हैं 12,385। कितना हुआ है सोचिए, ऐसा कोई राज्य जहां पर 12,385 बार ऐसे प्रॉब्लम्स आए हो। कैसे प्रॉब्लम्स आए हो? भूस्खलन के। ठीक है भाई, भूस्खलन का मतलब क्या है? जमीन दोष होना किसी चीज का है। ठीक है, और दूसरे पे, पहले पे मिजोरम है और दूसरे पे आपका उत्तराखंड है। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछ ले कि कौन कौन से राज्य हैं, तो मैं अक्सर जब पढ़ाती हूँ तो बच्चों से बोलती हूँ कि पहली और दूसरी रैंकिंग को पढ़ लो। अब वो जमाना गया कि लोग सिर्फ पहला पूछते हैं, अब लोग दूसरा भी पूछते हैं। तो पहला आपका मिजोरम है, दूसरा आपका उत्तराखंड है। अरे भाई, ये दूसरा है। ठीक है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन निम्नलिखित में किस शहर में खोला गया? जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था, श्रीनगर में खोला गया। ट्यूलिप बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं। तो लोग, जैसे मैं जब पढ़ती थी तो मैं सोचती थी कि ऐसी चीजों का निर्माण क्यों किया जा रहा है। तो जब मैं छोटी थी तो मैं नहीं समझ पाती कि गार्डन का निर्माण क्यों किया जा रहा है, पर आज के दिन मुझे समझना है कि ये भी एक प्रकार का व्यापार तंत्र को बढ़ावा देना है, किसी टूरिज्म से जोड़ना है। ठीक है, चलिए, 2023 से 27 तक विश्व मौसम संगठन की अध्यक्षता किस देश को मिली? यूएई को मिली है। अल मौसंत, जो इसके चेयरपर्सन है वो यूएई के हैं, उनका नाम है अल मौसंत। 2023 से 27 तक विश्व संगठन की, WMO की, इनको अध्यक्षता मिली है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में पहले खेले गए जनजातीय खेलों के बारे में चर्चा हो रही है। देखिए, बहुत सारी चीजें अच्छी की गई है, जैसे कि लोगों को लगता है कि जब जनजातीय खेलों की बात हो रही है तो उसमें जनरल लोग की बात नहीं हो रही है। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि जिनको मुख्य धारा में जोड़ना है तो उन्हें किसी से किसी चीज से जोड़ना पड़ेगा ना। तो बहुत अच्छा प्रयास है सरकार का कि उन्होंने खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया। कहां किया? भुवनेश्वर में किया। आप लोग सोच नहीं सकते कि इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा। आपको क्या लगता है कि कितने लोग पार्टिसिपेशन में आए होंगे? मतलब एक अंदाजा अगर लगाओ तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 26 राज्यों से 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स आए हैं, एथलीट आए हैं, सॉरी स्टूडेंट का कह रही हूं। 26 राज्य, टोटल 26 स्टेट और 5,000 एथलीट्स आपके, सॉरी एथलीट्स। ठीक है, अब बात होती है कि आपको पता हो खेलो यूथ इंडिया का एक ऐसे प्रोग्राम होता है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो वो भोपाल में हुआ है। जीता कौन है? महाराष्ट्र जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर हुआ है? भोपाल में हुआ है। और जीता कौन है? महाराष्ट्र जीता है, क्योंकि यहां पे बता दिया मैंने। हाल ही में केंद्र सरकार ने पशु चिकित्सा और टीकों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? देखिए, मैं आपको एक एक करके सारे पोर्टल समझाती हूँ। इसका उत्तर है नंदी पोर्टल, एनिमल्स के लिए, क्योंकि आपको पता है शिव का जो बैल है, जो जिसको हम लोग नंदी भगवान के नाम से जानते हैं, थोड़ा सा आपको इजी होगा जानने के लिए। पर जो पशु प्रहरी है ना, वो भी एनिमल्स के लिए है, पर वो 2 एनिमल्स के लिए। क्या? एक तो पोल्ट्री के लिए, मुर्गी पालन के लिए, और दूसरा डेयरी उद्योग को बढ़ावा देता है। ठीक है, और मुर्गी पालन, पोल्ट्री के लिए। दूसरा जो आपका समर्थ पोर्टल है, समर्थ पोर्टल आपका हेल्थ से इशू रिलेटेड है। ठीक है, जब भी ऐसे सरकारी कार्यों में जैसे कि डिजिटल तकनीकी का प्रयोग किया जाए, आपको पता है पहले सरकारी कागजों पर सारे काम चीज होते थे, बट अब उनको क्या कर दिया जाए? डिजिटल कर दिया जाए। उसकी बातचीत हो रही है। ये जूली लद्दाख लिखा है, एक्चुअली ये जुलाई लद्दाख है। इंग्लिश में इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड होता है। जब मैंने बच्चों को शायद करंट अफेयर्स पढ़ाया होगा या आगे आपको दिखाई पड़ेगा, जुलाई का मतलब होता है हेलो लद्दाख। ठीक है, आपको पता है कि जब से 370 हटाने के बाद जोड़ा गया है भारत के हिस्से में, इसको यूटी के क्षेत्र में, तो यही प्रयास किया जा रहा है ना कि सब जो बच्चे बहक रहे हैं, लड़ाई झगड़े में फंसे हुए हैं, उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए। तो मेन स्ट्रीम से जोड़ने में हेल्प कौन कर रहा है? भारतीय नौसेना कर रही है। उनके रोजगार में, पढ़ाई लिखाई में, बहुत सारी चीजों में उनको अच्छे से डेवलपमेंट करने के लिए उनको प्रमोट कर रही है, या उनको बढ़ा, मतलब कैसे प्रवोक कराते हैं, पॉजिटिव चीज के लिए बोल रहे हैं, इसको प्रवोक नेगेटिव हो जाता है कि भाई आप अच्छे से रहो, अच्छे से काम करो, है ना। जैसे कि आप ही लोग हो, कभी आप लोग का रिजल्ट नहीं आता है तो आप लोग थोड़ा डिप्रेस हो जाते हो ना कि क्या होगा, कोई आकर बोल देता है कि अरे घबराना नहीं है, पढ़ते रहो, हो जाएगा एक दिन।
तो फिर वो चीज आपको हमेशा पॉजिटिव वे में ले जाती है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, मुझे लगता है जब मैं बोलती हूँ आगे चलते हैं तो सारे बच्चे बोलते होंगे कहाँ चले कहाँ चले। हम भी उसी उम्र में थे ना, तो हमें पता है। चलिए, हाल ही में नियुक्त किस पदाधिकारियों में कौन सा सुमेलित नहीं है? अच्छा, कौन सा सुमेलित नहीं है? भारत की प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर, ठीक है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक जनार्दन प्रसाद, ठीक है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकी रमन, ठीक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अमिताभ कांत, गलत है। इसमें कौन है? सुमन बैरी है, डॉक्टर सुमन बैरी। ठीक है। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य के राजमार्गों के उन्नयन के लिए $295 मिलियन का ऋण लिया है? बिहार के लिए लिया है, ठीक है, बिहार के लिए लिया है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने प्रथम, क्योंकि पहली बार दिया जा रहा है इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरा 2 घंटे का वीडियो है, मैंने उसमें यही बताया है आपको कि क्या चीज पूछी जाती है परीक्षा में, क्या इंपॉर्टेंट है। तो यही प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 को सम्मानित किया गया। रतन जी टाटा को सम्मानित किया गया क्योंकि वो सच में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने देश के हर क्षेत्र में काम किया है, स्वास्थ्य में, सेवा में, फूड प्रोडक्ट्स में, हर चीज में उन्होंने अपनी सहायता प्रदान की है लोगों को ग्रो करने के लिए। ऐसी गाड़ियों का भी निर्माण किया जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है कि यहां तक के सारे प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये जो बिहार का जनजातीय प्रश्न है आप लोग को याद होगा, करंट अफेयर्स में मैंने लिखाया है, तो बच्चे बोल भी रहे थे कि मैम अब तो वो हटा, इसको कैंसिल कर दिया गया है। बट देखिए आपके लिए प्रश्न है, यहाँ पे मैंने चीजें लिखाई हैं आपको। बिहार में जाति आधारित जनगणना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? राज्य में पहली चरण की जनगणना 7 जनवरी 2023 से शुरू हुई, ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरसेर गांव से शुरू की, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हरसेर गांव से शुरू की। जातीय जनगणना करने वाला बिहार कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य है, बिल्कुल ठीक है। ओडिशा ने बिहार के पहले जाति आधारित गणना शुरू की, थोड़ा सा ठीक से पढ़ लीजिएगा ना, यही लिखा है कि कर्नाटक पहला, बिहार दूसरा और उड़ीसा तीसरा। तो अब क्लियर है कौन सा गलत है? ओडिशा ने बिहार से पहले नहीं की है, बिहार दूसरे नंबर पे है। नेक्स्ट, बिहार में चलाए जाए सांस कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो सांस कार्यक्रम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पहले सांस का आप लोग फुल फॉर्म जान जाइए। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज्ड। मैं लिख देती हूं इसको। क्या यहां आप लोग को दिख रहा है? हाँ, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज, ठीक है, ये आपका सांस का फुल फॉर्म है। तो अब आपको यहां पे लिख गया, ये निमोनिया को न्यूट्रलाइज करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो बस निमोनिया से नवजात बच्चों की होने वाली मृत्यु की जागरूकता के निधन के लिए है। मैं आपको एक एक चीज इसलिए आराम से बता दे रही हूं कि आप लोग कोई चीजें समझ में आए। सांस का फुल फॉर्म है आपका सोशल अवेयरनेस एक्शन न्यूट्रलाइज सक्सेसफुली निमोनिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर कितने रुपए का विशेष सिक्का जारी किया? तो हमको लग रहा है कि ये करंट अफेयर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? क्या 75 रुपए का सिक्का जारी किया है? ठीक है, इसमें 2 बातें विशेष हैं जो आपको हम बता देते हैं। 75 रुपए का सिक्का जारी किया है और इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते और अशोक सिंह का भी डायग्राम या इमेज बना हुआ है, ठीक है। राइट साइड में लिखा है इंडिया, इंग्लिश में लिखा हुआ है, और लेफ्ट साइड में लिखा है भारत। भारत हिंदी में लिखते हैं क्योंकि देवनागरी में लिखा है, ठीक है। और आपको हमने बताया कि इसमें अशोक सिंह बना और सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है। ये डिटेल हमने इस सिक्के की आपको दे दी। नेक्स्ट है, ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो हमने करंट अफेयर्स की क्लास में बताया था, लूला दा सिल्वा। केवल विवाहित महिलाओं द्वारा संचालित
ईमा की थल बाजार कहाँ स्थित है? सच में ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मुझे मतलब लगा कि पेपर बहुत सच में अच्छा बनाया जा रहा है और आप लोगों से मेरी बार बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज जरूर से पेपर देखिए। देखिए, मैं बिल्कुल ये नहीं कहती कि पूरा पेपर जो मैं पढ़ा रही हूं उससे आएगा, ठीक है, बट आपको एक कोर एरिया और कुछ क्वेश्चंस का सपोर्ट मिलेगा, इतना मुझे ही पता है, ठीक है। तो चलिए, इम्फाल मणिपुर में 14वीं 15वीं शताब्दी के आसपास से, स्पेशली 14 शताब्दी के आसपास से केवल महिलाएं इस बाजार को संचालित कर रही हैं, सिर्फ महिलाएं उस बाजार को देखती हैं। वैसे भी नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसा है कि वहां महिला प्रधान समाज ही है, ठीक है, वहां की महिलाएं बहुत ज्यादा काम करती हैं, महिलाएं बहुत डोमिनेटिंग फेज में है वहां पे। अगर अभी की बात छोड़ दें, जैसा वर्तमान में हुआ वो जो भी था वो एकदम तमाचा था हमारी संवैधानिक सुरक्षा के नाम पे, क्योंकि भारत का संविधान भी कहता है कि महिलाओं, स्त्रियों की और बच्चों की सुरक्षा की जाए। तो इसमें देश की गलती नहीं है, ऐसे लोगों की गलती है जिन्होंने ऐसा किया, अब उनके लिए क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अक्सर टीचर होने के नाते मैं एक बात कहती हूं कि आप कुछ बनिए चाहे ना बनिए, आप अच्छे इंसान बन जाइए। इंडियन प्रीमियर लीग की लघु नीलामी में निम्नलिखित में किस क्रिकेटर की सर्वाधिक बोली लगाई गई? सर्वाधिक बोली लगाई गई है इंग्लैंड के हरफन मौला क्रिकेटर सैम करन की। कितनी लगाई गई है? 18.5 करोड़। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे जीवन भर की पूंजी भी अगर इतनी हो जाए तो बड़ी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किसके लिए रिमोट वोटिंग की शुरुआत की? ऐसे लोग जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए की गई है, तो घरेलू प्रवासियों के लिए की गई है। भाई, उनका भी तो अधिकार है ना कि वो अपने देश के लिए वोट कर सके, तो उनके लिए व्यवस्था की गई है। तो किसके लिए की गई है? घरेलू प्रवासियों के लिए। 24वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया? उत्तराखंड की झांकी को दिया गया है, क्योंकि मंदिरों की झांकी थी ना, तो उत्तराखंड को प्रथम पुरस्कार मिला है। जैसे अगर बात करें कि आपसे पूछे कि दूसरा किसको मिला है, तो सॉरी, दूसरा महाराष्ट्र को मिला है। दूसरी झांकी में महाराष्ट्र को मिला है, तीसरी यूपी में मिला है। तो पहला उत्तराखंड, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा यूपी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 42वां, इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन है? यूएसए है, ठीक है। दूसरा है आपका मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022, इसमें 112वीं रैंक है भारत की और पहले पे न्यूजीलैंड है। तीसरा वैश्विक अल्प सूचकांक 2022, भारत प्रथम है, बिल्कुल ठीक। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 49th रैंक पे भारत है, बिल्कुल सही। पहले पर इसमें इंडोनेशिया है। तो देखिए, मैंने आपको ये भी बता दिया और मैं सारे इंडेक्स आपको कराऊंगी, आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया कि अंतरराष्ट्रीय संपदा सूचकांक 42, फर्स्ट पे यूएसए है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 112वां नंबर, यही प्रश्न का उत्तर आपका गलत है। फर्स्ट में कौन है? न्यूजीलैंड है। वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक प्रथम भारत है, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। वर्ल्ड गिविंग सूचकांक 49 पर पहला इंडोनेशिया है, ठीक है, दान देने के लिए है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मैं फटाफट इसलिए करवाती जा रही हूं कि आप लोग आराम से जल्दी जल्दी पूरा पेपर एक बार अपनी निगाह से गुजार दें। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चेक गणराज्य के राष्ट्रपति पेट्र पावेल, ठीक है। आप लोग को मैंने लिखाया है, जिन बच्चों ने करंट की क्लास की है उनको ये पता होगा, मैंने लिखवाया है उनको। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज के बारे में भी लिखाया है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू के बारे में लिखाया है कि हम हंस रहे थे कि बस याद करने का बहुत अच्छा तरीका है क्या, चुप्पू बोल के याद कर लीजिएगा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, इनके बारे में लिखाया है, क्रिस हिपकिंस। एक सेकेंड, इनका क्या नाम है? क्रिस हिपकिंस। वो कौन से नंबर के हैं? 41 नंबर के हैं।
41 नंबर के हैं। ठीक है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा असत्य है? सर्वश्रेष्ठ मूवी द कश्मीर फाइल्स मैंने नहीं देखी, ऐसी पिक्चर देख के एकदम दिल दहल जाता है, तो मैंने नहीं देखी, पर मैंने सुना है कि बहुत अच्छा उसको दिखाया गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर, फिल्म ब्रह्मास्त्र। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विद्या बालन, गंगूबाई। यही गलत है, क्योंकि गंगूबाई में कौन हीरोइन है? आलिया भट्ट जी हैं। ठीक है, हाँ, मुझसे सब लोग बोलते हैं कि आप सबको इतना रिस्पेक्ट देती है, मुझे लगता है कि ठीक है, अच्छा कर रहे हैं तो देना चाहिए अपनी फील्ड में, चाहे कोई भी अच्छा करे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आल बालकृष्णन, चुप फिल्म के लिए दिया गया है। हाल ही में चर्चा रहे अडानी हिंडनबर्ग मामले में 6 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अभय एम सप्रे, डॉक्टर अभय एम सप्रे हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि ये मतलब उनकी जो प्रोफाइलिंग थी उसको लेके जो भी चीजें हुई थी उस पर एक कमेटी बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका बुक और राइटर्स को लेके है कि कौन से राइटर्स बुक से सुमेलित हैं। ठीक है, एक सेकेंड। विक्टर सिटी, सलमान रश्दी। ठीक है, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, इसमें कौन है? इसमें अभय के है। कौन है इसके राइटर? यही आपकी सुमेलित। अच्छा देखिए, इन्होंने लिखा है सुमेलित, नहीं है, ये होना चाहिए, क्योंकि इंदिरा फाइल्स विष्णु शर्मा से रिलेटेड है, सही। अंबेडकर एलाइव शशि थरूर की है, सही। सिर्फ ये अभय के। ठीक है, तो ये आपका जो प्रश्न है, प्रश्न गलत प्रिंट हो गया है। निम्नलिखित लेखक और उनके पुस्तकों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है? विक्टर सिटी, सलमान रश्दी, सही है। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, अभय के। इंदिरा फाइल्स, विष्णु शर्मा। अंबेडकर एलाइव, शशि थरूर। ठीक है, नेक्स्ट है हड़प्पा की सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? चलिए देखते हैं। एम रफीक, मुगल हड़प्पा सभ्यता से मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रणाली। मुगल हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया नहीं, रावी नदी के तट से सभ्यता से ली। ठीक है, तो ये गलत है। चलिए उन तीनों को सही देखते हैं, क्योंकि इन तीनों से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। EJH मेके, सुमेर लोगों का पलायन। ठीक है, मार्टिमर विलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। नेक्स्ट है आपका अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्ण हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जैन धर्म के संस्थापक, सही कथनों पर विचार कीजिए। तो जैन धर्म के बारे में तो बिहार के बच्चों को एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि बिहार में बौद्ध और जैन का हमेशा से कुछ ना कुछ प्रभाव रहा है। यह शब्द जिन विजेता से उत्पन्न किया गया है, बिल्कुल ठीक है। इसका समर्थन मुख्यतः क्षत्रियों द्वारा किया गया है। इसका समर्थन वणिकों द्वारा किया गया है या वैश्यों द्वारा किया गया है। ठीक है, वैश्य मतलब बनिया से है यहां पे। अनेकांतवाद इसके अंतर्गत आने वाले दर्शनों में से एक है, सही है। जैन संघ में साधु, साध्वियां, श्रावक, श्राविकाएं सभी शामिल थे, सबको त्याग, उन्होंने बोला था कि जो कोई चाहे आ सकते हैं। कौन थे इसके आखिरी तीर्थंकर? महावीर स्वामी थे, है ना। लास्ट कौन थे? महावीर स्वामी थे। और जैन धर्म की शुरुआत में प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव जी थे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि निम्नलिखित में सही कथनों पर विचार कीजिए। तो बस दूसरा गलत है, तो जिसमें दूसरा नहीं है वही सही है। 1, 3, 4। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में क्या समान था? जैन धर्म के हमने बताया कि जो शुरुआत के तीर्थंकर थे प्रथम ऋषभ देव थे, लास्ट में महावीर जी थे, 24वें तीर्थंकर के रूप में थे। और बौद्ध धर्म की नीति किसने रखी? महात्मा बुद्ध ने रखी। दोनों में क्या क्या चीजें कॉमन थी? वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, दोनों ही वेद प्रमाण को नहीं मानते थे। ठीक है, नास्तिक और आस्तिक को इसी बेस में माना गया है। जो वेद की प्रमाणता को मानता है वो आस्तिक, जो वेद की प्रमाणता को नहीं मानता है उनको नास्तिक। ठीक है, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, हाँ बिल्कुल कर्मकांड को नहीं मानते थे। प्राणियों की हिंसा का निषेध तो करते थे। जैन तो मतलब जैन तो हमेशा मास्क लगा के रखते हैं कि कोई जीव जंतु भी मुंह के आसपास से ना गुजरे। ठीक है, उपयुक्त में सभी। तो हमको लग रहा है कि आप लोग को टेस्ट सीरीज ठीक लग रही होगी, तो आप लोग हमको जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर जो भी और भी चीजें हमको सही करनी होंगी, इसे वॉइस के लिए बार-बार बच्चों ने बोला है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी वॉइस अब ठीक से आए। यहां से दिख रहा है, अब दिखने का भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना। जैन धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? चलिए देखते हैं। जैन धर्म मोक्ष के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान की साधना के बारे में बताया गया है, बिल्कुल ठीक है।
तीनों साधनों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। संवर के बाद जीवन से पहले व्याप्त कर्म समाप्त होने के से निर्जरा कहते हैं। दो इंपॉर्टेंट शब्द हैं जैन में, संवर और निर्जरा। कभी कभी ना आपसे यही पूछ लेते हैं, मेरा तो फिलोसफी ऑप्शनल रहा है, मैंने बहुत विद्वत पढ़ा इन दोनों शब्दों को और बहुत खूबसूरत व्याख्या, ये तो आपको दो शब्दों में बताया गया है। ठीक है। जैन धर्म में 4 महाव्रत की व्यवस्था की गई है। नहीं, जैन धर्म में 4 महाव्रत की व्यवस्था नहीं की गई है, जैन धर्म में 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई है। ठीक है, 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई है। यह असत्य, यही आपका वो है, असत्य है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये 5 थे। श्वेतांबर का संपादन किसके कार्यकाल में हुआ? तो पहली बात, श्वेतांबर क्या है इस पे बात कर लेते हैं। श्वेतांबर हमारे जैन धर्म से रिलेटेड है। जैसे जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हुआ, एक हुआ श्वेतांबर, दूसरा हुआ दिगंबर। जो आपका श्वेतांबर था उसके जो प्रवर्तक थे वो स्थलबाहु थे। कौन थे? स्थलबाहु थे। ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। जो दिगंबर थे वो सदैव नग्न रहते थे और उसके संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु थे। ठीक है, मैंने आपको 2 चीजें बताई, श्वेतांबर, दिगंबर। भद्रबाहु जी थे इसके स्थूलभद्र जी थे। श्वेत वस्त्र धारण करते थे और ये नग्न रहते थे। दिगंबर का मतलब क्या होता है? कि जिनका वस्त्र दिशाएं हो, है ना, उसका बेसिक मतलब यही होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका उत्तर है। आपको बेसिक चीजें हमने बता दी। वज्र संघ द्वारा अजात शत्रु पर विजय प्राप्त करने का निर्णय किससे लिया गया? जब भी वज्र संघ की बात होती है तो इसमें पूछा गया है कि किससे निर्णय लिया गया। तो देखो, जो वज्र संघ की व्याख्या मिलेगी ना आपको बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय में मिलेगी। तो एक और दीर्घ निकाय और बौद्ध ग्रंथ, 1 और 2। ठीक है, यहां से आप लोग को दिखाई दे रहा है ना? और आवाज मैं बार बार चेक करती जा रही हूँ क्योंकि मैंने भी अपने वीडियो सुने तो बीच में आवाज गायब हो जा रही थी, जिससे बच्चों को समस्या हो रही थी। नेक्स्ट है, जूनागढ़ अभिलेखों में हुड़ों को मलक्ष कहा गया। ठीक है, सती प्रथा का प्रथम प्रमाण एरन अभिलेख से मिला। एरन अभिलेख ना 510 में मिला था। भानुगुप्त की पत्नी थी जिन्होंने सबसे पहले कहा था। हालांकि महाभारत के समय भी माना जाता है कि क्योंकि पांडु की जो दूसरी पत्नी माद्री थी उन्होंने भी कहा जाता है ना कि सती हुई है वो, तो उनका भी मिलता है। पर साक्ष्य के रूप में जो आपके अभिलेख के रूप में ये सबसे पहला है, 510 ईस्वी में मिला था। भानुगुप्त की पत्नी थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। तो मुझे लगता है कि जितने भी बिहार के बच्चे हैं इस प्रश्न को तो गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय लगभग कभी ना कभी हर परीक्षा में पूछा गया है। तो इसमें किसने स्थापना की है? कुमारगुप्त ने की है। ठीक है, स्कंदगुप्त ने शक्रदित्य की उपाधि धारण की। साकरी कहलाया ना, शक्रदित्य भी कहलाया या फिर शाकरी वर्ड भी कहा जाता है इनके लिए। चलिए, तो ये आपका उत्तर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य नंद वंश काल के संबंध में सही है? महापद्मानंद ने शिशुनाग वंश का अंत किया। कौटिल्य के अनुसार महापद्मानंद नाई का पुत्र था। काला शोक का वध महापद्मानंद ने किया। महापद्मानंद नंद वंश के संस्थापक हैं। कौन है? नंद वंश के संस्थापक है। ठीक है, संस्थापक हैं। अंत कौन थे? घनानंद थे। इन्हें सिकंदर के समकालीन माना जाता है। ठीक है, और अगर आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी आपने सुनी होगी तो उन्होंने महापद्मानंद से बदला लेने का बहुत प्रयास किया था। तो आपका महापद्मानंद से शिशुनाग का अंत क्या है? ठीक है, शिशुनाग वंश का अंत महापद्मानंद ने किया। कौटिल्य के अनुसार महापद्मानंद नाई का पुत्र था, ये गलत है। कालाशोक का वध महापद्मानंद ने किया था। तो आपका 1 और 3 सही है। अब आता है आपका पुस्तकों का प्रश्न। आगे चलते हैं। आप लोग को दिखाई पड़ रहा है ना? निम्नलिखित पुस्तक किससे मिलती है? किताबुल यत आमनी उत्बी की बुक है।
ठीक है। अब्दुल रज्जाक, पिछला पेपर जब आप देखोगे तो हमने बताया था कि देवराय द्वितीय उस समय आए थे। ठीक है। अरबों की सिंध का विषय जो पूरा चर्चा की गई है चचनामा में की गई है। मध्यकालीन यात्रियों का जो आपका कुमार है, राजकुमार है, कौन है? मार्को पोलो है। तो चलिए देखते हैं। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, ये उत्तर आपका सही है। ठीक है। आगे का प्रश्न देखते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव पद नाम क्या था? दान एवं धार्मिक मामलों में से था। ठीक है। इनके जो अष्ट मेन लोग थे उनको अष्ट प्रधान कहा जाता था। कभी कभी पूछ लेता है कि अष्ट प्रधान किससे संबंधित है, तो उसका उत्तर होता है मराठों से संबंधित है। चल, अलाउद्दीन के बाजार में नियंत्रण अधिकारी के संदर्भ में सुमेलित है। बरीद ए मंडी बाजार निरीक्षक था, सही है। शाहना ए मंडी बाजार अधीक्षक था, बिल्कुल सही है। दीवाने ए रियासत बाजार नियंत्रक है। बाजार नियंत्रक की बात इसलिए उन्होंने, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी सेना थी तो उन्होंने नगद वेतन दिया। तो बाजार को अगर नियंत्रित नहीं करते तो जो उनकी सेना है वो शायद करप्शन करती है अपने आप अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए। तो बाजार में चीजें एकदम लिमिटेड रिसोर्स में पैसे में मिल जाए, इसलिए मैं बाजार नियंत्रण में बहुत काम किया। नेक्स्ट है सराय अदल गुप्तचर। तो ये गलत है, गुप्तचर आपके शायद बरीद कहलाते थे। ठीक है। तो सराय अदल जहां पे आपका मेवा खाद्यान्न की चीजें बिक्री होती हो, उनको देखा जाता है, उनको देखने का काम करते थे। नेक्स्ट है आपका मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया कार्य नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक अपने दो कामों के लिए तो बहुत फेमस थे कि वो अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गए थे, देवगिरी का नाम दौलताबाद रख दिया था, ये भी ठीक है। दूसरा वो जो उन्होंने अपनी करेंसी को चेंज किया था, कि कहा जाता है पर्शियर ने कहा था ना कि इन्होंने मतलब अपना पूरा खाली ही कर दिया है। मतलब कैसे खाली कर दिया भाई? क्योंकि उन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाई ना, ऐसी मुद्रा की जिसकी वैल्यू एकदम कम है और उनका पूरा स्वर्णकोष खाली हो गया। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा सही है। तो राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थान किया, ठीक है, देवगिरी साउथ का पार्ट है। देवगिरी का नाम दौलताबाद रख दिया, ये भी ठीक है। प्रतीक मुद्रा का प्रश्न नहीं बताया। तो क्या नहीं किया है? कुतुब मीनार की मरम्मत नहीं की है। कुतुब मीनार किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय शुरू हुआ था इसको बनवाना, ठीक है। दूसरी बात, इसका जब टूटा था तो फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनाया था एक बार इसे किसी अंग्रेज रॉबर्ट स्मिथ ने भी इसकी मरम्मत करवाई थी। अब आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दीवाने ए मुश्तक राज। तो दीवाने ए मुश्तक राज आपका दिया हुआ है बाजार विभाग से। एक्चुअली ये किससे रिलेटेड है? वित्त विभाग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? वित्त विभाग से रिलेटेड है। तो यहां पे आपको दो तीन चीजें और बताने का प्रयास करती हूं कि क्या किसने 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 किसको चीजों को दिया। तो जैसे दीवाने मुश्तक राज की बात होती तो अलाउद्दीन खिलजी के समय था, ठीक है। दीवाने ए अमीर कोही की बात होती है तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय था। कृषि विभाग से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। दीवाने एक हैरात की बात होती है तो फिरोज शाह तुगलक के समय था। दान विभाग से संबंधित है, आपसे दोनों तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट, दीवाने ए विरासत धार्मिक मुद्दों से संबंधित है, किसके समय था? बलबन के समय था। आपको अपने पूरा डिटेल में बता दिया, ये सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वित्त भाग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति और सूफी आंदोलनों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? भक्ति आंदोलन का जन्म 18वीं सदी में हुआ, जी नहीं, 14वीं सदी में हुआ, ये कथन असत्य है। आंदोलन का नेतृत्व कबीर, नानक, तुलसी, सूर, मीराबाई ने किया। दो तरह से देख रहे थे, सगुण और अगुण के रूप में या निर्गुण के रूप में? निर्गुण के रूप में। जो ईश्वर को मतलब देह हाथ के रूप में माने, से तुलसीदास राम जी को मान रहे हैं, जैसे मीरा कृष्ण को मान रही हैं। कबीर ईश्वर का कोई आकार नहीं मान रहे, वो निर्गुण को स्वीकार करते हैं। मध्यकालीन भारत में सूफियों के उद्भव से समाज समरसता फैलाने में मदद मिली, ठीक है। ये सूफी ध्यान, साधना, कठोर श्वास नियमन जैसी योगी क्रियाओं को भी करते थे, यह भी ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मुगल मनसबदारी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं। चलिए देखते हैं कौन से कथन सही हैं। ये जो प्रश्न है आपके बहुत बार आए प्रश्न है और मैं अक्सर बोलती हूँ कि बेटा आए हुए प्रश्न गलत नहीं करना है। तो जात एवं सबार पद प्रदान किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। मनसबदारी के जो आपके पद थे क्या अनुवांशिक थे? नहीं, मनसबदारी के पद आपके अनुवांशिक नहीं थे, योग्यता पर निर्भर थे। मनसबदारों को 3 वर्गों में बांटा गया है, बिल्कुल सही। दीवानी कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता? नहीं, दीवानी कार्यालय द्वारा नहीं दिया था, सरकार द्वारा दिया था, मतलब राज्य द्वारा दिया था। तो पहला और तीसरा, जलालुद्दीन मंगरानी ने मंगोलों के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से किससे आश्रय मांगा? उन्होंने इल्तुतमिश से आश्रय मांगा था। आपको पता है इल्तुतमिश किस से है? किस शासनकाल से? सल्तनत काल से है। गुलाम वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी सल्तनत काल में, किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ठीक है। उनके बाद कौन आया था? उनके बाद इल्तुतमिश आया था और उन्हीं के समय मंगोलों का आक्रमण था, ठीक है। तो ये सुरक्षा मांग रहे थे। नेक्स्ट है आपका मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की जो परंपरा हर्यक वंश बिंबिसार के समय आरंभ हुआ, वह किसके शासन काल में चरमोत्कर्ष में पहुंच गया? तो वह किसके सर? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में चरमोत्कर्ष से पहुंचा, क्योंकि शुरुआत बिंदुसार के समय हो ही चुकी थी। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि बिंदुसार जी के बारे में। तो बिंदुसार कौन है, जरा क्या आप लोग बता सकते हैं कि बिंदुसार अशोक, जैसे हम देखते हैं कि जो आपका हर्यक वंश है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बृहदत्त हैं, हर्यक वंश के संस्थापक है, अरे सॉरी संस्थापक हैं। उनके बाद हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार और उनके बाद अशोक का शासन आता है, ठीक है। अब इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। हमको लग रहा होगा कि आप लोग को टेस्ट सीरीज थोड़ा समझ में आ रही होगी, बहुत दिक्कत नहीं हो रही होगी। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा, कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों के साथ, किसके साथ? मराठों के साथ 1761 में युद्ध लड़ा, बिल्कुल सही है, सत्य पूछा है। बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? मुगल वंश की स्थापना की। तो दिल्ली वंश की स्थापना किसने की? मैंने अभी बताया कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। किस वंश से शुरुआत हुई? गुलाम वंश से शुरुआत हुई, गुलाम वंश से। कब से कब तक चला गुलाम वंश? 1206 से, अरे भाई चल जाओ, 1206 से 1290, ठीक है। नेक्स्ट है शाहजहां ने उत्तराधिकारी खरीद लड़ा। शाहजहां नहीं लड़ा था, किसने लड़ा था? शाहजहां के पुत्रों ने लड़ा, पुत्रों ने लड़ा। स्पेशली दारा सिको और औरंगजेब के बीच बहुत युद्ध हुए हैं, 4 युद्ध लगभग। सामू का युद्ध वगैरह सब इन्हीं का एग्जाम्पल है, ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध। तो अब प्रश्न आता है कि जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति प्रेमी थे, जैसा उनका इतिहासकार बताता है रचनाओं में, या उनकी उस समय सीनरीज बहुत फेमस थी। तो आपके 2 सही होंगे, पहला और चौथा। तो फर्स्ट और 4, ये उत्तर आपका सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन से आक्रमणकारी ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया? जंगेज खान ने किया। इल्तुतमिश के समय का ही इसका समय चल रहा था, उसके बाद इन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया। कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के समय तो 6 बार आक्रमण हुआ है, ठीक है, खिलजी वंश के समय 6 बार इन लोगों ने आक्रमण किया है। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, किसने किसकी स्थापना की, किस राज्य की? ठीक है, मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्यों संस्थापक अवध, अच्छा सुमेलित नहीं है पूछा है, सुमेलित नहीं है। अवध शहादत खां, बिल्कुल ठीक है। कर्नाटक सादुतुल्ला खां, बिल्कुल ठीक है। भरतपुर वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां, ये गलत है। क्यों? यहां पर आपका होगा सूरजमल। आपको पता है कि भरतपुर की स्थापना, भरतपुर दिल्ली से बहुत पास है, बदन सिंह और सूरजमल ने की थी। किसने की थी? सूरजमल एवं बदन सिंह ने, ठीक है। बंगाल मुर्शिद कुली खां, बिल्कुल ठीक है। यहां पे 2 राज्य और बचते हैं, एक बचता है आपका हैदराबाद, चिनकलिज खां,
दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, चिनकलिज खां। और एक बचता है रुहेलखंड। रुहेलखंड वीर दाऊद। ठीक है, इन लोगों ने की थी, वीर दाऊद, अली मोहम्मद खान ने। नेक्स्ट देखते हैं इसी में प्रश्न कि वायसराय लॉर्डिंग ने 1911 में दिल्ली के भव्य दरबार का आयोजन में निम्न में से कौन सा घोषणा नहीं हुआ? बंगाली भाषण को रद्द किया। ठीक है, बंगाली भाषण कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन जो हम लोग पढ़ते हैं उसी में तो हुआ था। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। बिल्कुल ठीक है। उर्दू भाषा को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया। गलत, बिल्कुल गलत। कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। बिल्कुल सही। और 12 दिसंबर 1912 को राजधानी अलॉटमेंट कर दिया गया दिल्ली का। चल नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई। कोषाध्यक्ष कौन था? तो चलिए देखते हैं, पहली बार गदर पार्टी के बारे में जानते हैं। 1913 में बनी थी। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? ये अमेरिका का पार्ट है, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि पश्चिमी अमेरिका का पार्ट है ना? तो जब भी ऐसे कोई प्रश्न आते हैं तो आपकी परीक्षा के लिए अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात होती है कि इसका जो संस्थापक थे वो कौन थे? सोहन सिंह भाखना थे। संस्थापक कौन थे? सोहन सिंह भाखना थे। लाला हरदयाल कौन थे? लाला हरदयाल महामंत्री थे। कांशीराम कौन थे? कोषाध्यक्ष थे। तो का से कांशीराम, का से कोषाध्यक्ष। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा क्रम सत्य नहीं है, सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपकी परीक्षा के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं और इतिहास में ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे भी जाते हैं। चलिए देखते हैं। मुर्शीद कुली खां 1717 से 1727, तो ये भी गलत है। 1713 से 1727। सिराजुद्दौला 1756 से 1757, सही है। मीर जाफर 1757 से 1768, और मुझे जहां तक याद आ रहा है कि 1757 से 1760। शैफुद्दौला 1766 से 1777, 70। तो इसमें आपके सुमेलित नहीं में दो सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये भी सुमेलित नहीं है और ये भी सुमेलित नहीं है। दो प्रश्न है जो आपके सुमेलित नहीं है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसलिए मैंने बड़ा बड़ा क्लियर लिख दिया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, जब भी युद्धों की बात आती है, उनके डिटेल्स की बात आती है, तो वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैं आप लोग को पूरा डिटेल में बता देती हूँ। इसमें चिलियावाला युद्ध, डलहौजी के विरुद्ध मराठा, है ना? जैसे इसमें पूछा जा रहा है कि कौन कौन लड़ा है, तो चिलियावाला जो युद्ध है ना, वो अंग्रेज और सिखों के मध्य हुआ है। अंग्रेज और सिख। आप लोग को मेरी हैंड राइटिंग आज क्लियर है? अंग्रेज और सिख। कब हुआ था ये हुआ था 13 जनवरी 1849। 13 जनवरी 1849। दूसरा है खुर्दा का युद्ध, ये निजाम तथा मराठों के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? निजाम और मराठों के मध्य। ठीक है, तो ये भी आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि सही सुमेलित पूछ रहा है ना आपसे कि सही सुमेलित नहीं है। कब हुआ था? 1765 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका वांडीवाश का युद्ध, 1760 में हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी। यही आपका सही सुमेलित है। इंग्लिश और फ्रेंच के बीच हुआ था, अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच हुआ था। नेक्स्ट है आपका बक्सर का युद्ध। आपको पता है कि पूरे इतिहास में बक्सर के युद्ध की बहुत ज्यादा ही भूमिका है। तो 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764, ये हेक्टर मुनरो और नवाब मीर के बीच हुआ था। मीर जाफर, यहां पे क्लाइव ना होके कौन होगा? मुनरो होगा। तो आपको मैंने चारों युद्धों के बारे में डिटेल से बता दिया है कि चिलियावाला युद्ध अंग्रेज व सिखों के मध्य हुआ था 13 जनवरी 1849। खुर्दा का युद्ध निजाम एवं मराठों के बीच हुआ 1765। वांडीवाश के 1760, 1760 इंग्लिश और फ्रेंच के बीच, यही आपका सही है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर
1764 शायद, हाँ मैंने सही लिखा है, वो बस गलत रहा है। 1764 आपका ये हुआ था बंगाल के नवाब मीर कासिम और हेक्टर मुनरो, मीर कासिम और हेक्टर मुनरो। ठीक है, चलिए एक एक प्रश्न हम धीमे धीमे समझते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है आप लोग को थोड़ा सा समझ में भी आ रहा होगा, बहुत दिक्कत नहीं हो रही होगी। क्या ये दिखाई पड़ रहा है ना? हाँ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के मध्य हुआ, बिल्कुल सही है। पहला जो आपका हुआ है वो 1769 से 67 से 69 के बीच हुआ है। मद्रास की संधि हुई है, पहली कौन सी संधि है? मद्रास की संधि है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84, 1780 से 84 के बीच हुआ है, बिल्कुल सही है। मंगलौर की संधि हुई है, किसकी संधि हुई है? मंगलौर की संधि हुई है। तीसरा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92 के बीच हुआ है, इसमें हुई है श्रीरंगपत्तनम की संधि, श्रीरंगपत्तनम की संधि। चतुर्थ युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें टीपू मारा गया था, दूसरे में हैदर मारे गए थे, 1799। यही आपका गलत है। अगर इसमें हम बात करते हैं कि कौन कौन से रहे हैं अंग्रेज हमारे जो मतलब गवर्नर जनरल, तो एक बार उनको देख लेते हैं। पहले में रहे हैं वेलरेस्ट, ठीक है। दूसरे में वॉरेन हेस्टिंग्स, तीसरे में जहां तक मुझे लग रहा है कॉर्नवालिस, फोर्थ वेलेजली। तो एक पूरा आपको मैंने बता दिया कि पहला 67 से 69 मद्रास की संधि वेलरेस थे, द्वितीय आंग्ल मैसूर 80 से 84 मैंगलोर की संधि, वारेन हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मैसूर 90 से 92 श्रीरंगपत्तनम की संधि, कॉर्नवालिस फोर्थ वेलेजली थे, चतुर्थ आंग्ल मैसूर इसमें टीपू मारे जाते हैं, और 1799 की संधि होती है, ना कि 98। संधि क्या है? फिर तो अंग्रेज हड़प ही लेते हैं, ठीक है। राष्ट्र भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी घटनाएं हैं? तो जो आपका रॉयल इंडियन है वो आपका 1946 का है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन आप सबको पता है 1942 8 अगस्त ग्वालियर टैंक, ठीक है। और द्वितीय गोल्ड सम्मेलन आपको पता है 3 सम्मेलन हुए हैं 1930, 31, 32, पहला, दूसरा, तीसरा। तो आपसे दूसरा पूछा है तो 31। तो चलिए देखते हैं, 3, 2, 1 ये आपके उत्तर है। एक एक क्रम में धीमे धीमे करके हम आगे बढ़ते जाते हैं, सारे प्रश्नों को इसी तरह से देखते जाते हैं। आज पूरा पेपर आप लोग जहां भी आप लोग को लगे आप लोग प्रश्न कर सकते रहेंगे, आप लोग मैसेज में पूछ लीजिएगा, हम और डिटेल से बता देंगे। सॉरी, चलिए बाल गंगाधर तिलक के विषय में कौन सी गतिविधियां सत्य पाई गई? 1909 में नासिक साजिश के क्रांतिकारी की रक्षा के लिए तिलक को 2 साल का कारावास हुआ। 1909 का जो बहुत फेमस केस है 1 जुलाई 909, मदन लाल ढींगरा जी ने करजन वाइली को गोली मारी थी, ठीक है। तो ये तो असत्य हो गया। दूसरा 1897 में राज्य के विरुद्ध असंतोष फैलाने के लिए तिलक को 18 महीने का कारावास हुआ, बिल्कुल सही, सत्य ही पूछा है। 1895 में तिलक ने भगवान गणपति की पूजा के लिए समर्पित त्योहार मनाया है इन्होंने, शिवाजी गणपति, इसलिए मुंबई में बहुत फेमस है। बट ये 1893 होगा, और 1893 में तिलक ने शिवाजी महोत्सव, ये 1895 होगा। तो एक ही उत्तर आपका सही है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से आंदोलन किससे रिलेटेड है, तो एक एक क्रम में चलिए देखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खां, बिल्कुल ठीक है। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासी नवाबी, बिल्कुल ठीक है। अहमदिया आंदोलन ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपका, जैसे इसमें लिखा है महमूद गुल हसन, बट एक्चुअली उनका नाम क्या है? गुलाम अहमद। फरैजी आंदोलन सैयदुल्लाह, ठीक है। नीचे वाला क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में भारत लौटने के लिए राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? CF एंड्रूज ने निभाई है।
अब बात करते हैं गांधी जी कब लौट के आए। 1915 में लौट के आए, सबको पता है। 1915 में गांधी जी लौटे। कितने वर्ष बाद लौटे? 21 वर्ष बाद वो भारत आए थे। निम्नलिखित में से किसने इस विचार को प्रत्याशरित किया कि चरित्रविहीन ज्ञान व्याप है? जैसे मैं अक्सर इस बात को अपनी पर्सनल लाइफ में बोलती हूँ कि आपको इतना ज्ञान जीवन में होना चाहिए कि आपका चरित्र कैसा है। महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज है राजा राममोहन राय, संस्थापक पूछ रहा है ना, राजा राममोहन राय 1828। तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन, गलत है। तत्वबोधिनी सभा के हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, ये 1893। ठीक है। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, बिल्कुल सही। 1905। 1905। तो पूछा है कौन सा सही सुमेलित है? सिर्फ एक सुमेलित है, द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि 1905 में बनी है। बाकी सबका भी आपको मैंने टाइम बता दिया है। भारतीय ब्रह्म समाज 1828, तत्वबोधिनी 1839। ठीक है। और आपका जो सत्यशोधक समाज है, सॉरी 1873, माय मिस्टेक, 1873। यदि किसी दर्पण के आगे भी दूरी पर खड़ा होने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़े तो वह दर्पण का कैसा प्रकार होगा? समतल या उत्तल, केवल समतल, अवतल या केवल उत्तल? या तो समतल या तो उत्तल, क्योंकि आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कार्य का मात्रक जूल है, शक्ति का मात्रक वॉट है, ऊर्जा का मात्रक न्यूटन है। अगर आपको अपनी क्लास याद होगी तो ऊर्जा का मात्रक न्यूटन नहीं है, बल का मात्रक न्यूटन है। तो ऊर्जा का मात्रक जूल के रूप में ही देखते हैं। ठीक है। तो यहां पे क्या सही होगा? ये आपका गलत है। पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। क्योंकि चांद की बहुत बात हो रही है, चांद पर प्रश्न भी आ गया है। करंट अफेयर्स की क्लास में हम अच्छी मुलाकात करेंगे। चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में होगा। पहली बात, चंद्रमा में वायुमंडल नहीं होता, पृथ्वी में, चंद्रमा में गुरुत्व क्षेत्र भी नहीं होता, और चंद्रमा में इसलिए हल्के होते हैं। तो क्या होगा? हमारे शरीर का 1/6वां भाग अधिक होगा। निम्नलिखित में से किन्हें प्रकाश की तरंग की प्रकृति के द्वारा वर्णित किया जा सकता है? तो प्रकाश की तरंग में हम परावर्तन पढ़ते हैं, ठीक है, पोलराइजेशन पढ़ते हैं, ध्रुवीकरण पढ़ते हैं, ये भी ठीक है। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव नहीं पढ़ते हैं, विवर्तन पढ़ते हैं। तो 1, 2, 4 ये आपको जब साइंस हाई पर डिस्क्राइब किया गया उसमें बताया गया है, ठीक से देख लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से किसमें प्रतिध्वनि का इको का सिद्धांत लागू होता है? प्रतिध्वनि का मतलब होता है इको। ठीक है। अगर आपने सुना होगा इको क्या है, जैसे कि आप कहीं बोलते हो तो आवाज पलट के आती है ना, इको का प्रभाव। तो कहा जा रहा है किसके लिए यूज होता है? जल के अंदर अन्वेषण के लिए, खोज के लिए। बिल्कुल ठीक है। सोनार, साउंड एंड नेविगेशन के बारे में है, बिल्कुल सही। अल्ट्रासाउंड। तो ये तीनों सिद्धांत कहाँ इको पे लागू होते हैं? तीनों पर ही लागू होते हैं। 1, 2, 3। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज को फाड़ना, ठीक, रंग में परिवर्तन होना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर जल बनाना, और कागज का जलना। भौतिक परिवर्तन है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो ना। केमिकल में तो आप एंटी रिवर्सिबल चले जाते हो। आप किसी कागज को फाड़ दोगे तो जोड़ोगे तो निशान पड़ जाएगा ना। रंग परिवर्तन में आप ब्लीच कर दोगे, चेंज हो जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर जल बनाओगे, वापस चेंज करोगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। कागज का जलना, आप कार्बन को डीऑक्सीजनेट करते हो तो भी चेंज हो जाता है। तो आपके पास पहला उत्तर है भौतिक उदाहरण, केवल कागज को फाड़ना। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? डेसिबल,
ध्वनि की प्रबलता इकाई है। इसके पहले जो पिछला पेपर हमने सॉल्व किया था वहां पर डाप्सन देखा था। डाप्सन किसके लिए है? डाप्सन आपकी ओजोन परत की मोटाई के लिए। तो डेसिबल और डाप्सन में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही बता दिया मैंने। अश्वशक्ति पावर की इकाई है, शक्ति की इकाई है। समुद्री माइल्स नौ संचालन के लिए, नेविगेशन में जब यूज करते हैं सोनार का, इसी में तो यूज करते हैं। सेल्सियस, सेल्सियस ताप की इकाई है, टेम्परेचर की है ना, ताप की इकाई है। उष्मा, उष्मा की जूल है। तो आपसे पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो यही आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानव नेत्र में आइरिस के कार्य के संदर्भ में कौन सा कही है? देखिए, सबसे बाहर कॉर्निया होता है, जो आपका आइरिस होता है ना, वो आपकी लाइट को कंट्रोल करता है। ऐसा अगर अचानक से आपकी आंख में एकदम तेज रोशनी पड़ती है, कैसे झपक जाते हैं, ठीक है, तो वो उसको रेगुलेट करने का काम करता है। चलिए देखते हैं। यह रेटिना बड़े उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करने का प्रयास करता है, गलत। यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, मैंने अभी आपको बताया। बाकी के भी दो देख लेते हैं, हालांकि वो गलत है। फोकस दूरी को समझ करके वस्तु का वास्तविक बनाता है, नहीं, उल्टा बनाता है, ठीक है। या प्रकाश को शोषित करके उसके आंतरिक परिवर्तन से रोकता है, नहीं भाई, आंतरिक परिवर्तन कराता है। नेक्स्ट, यह एक सदिश को एक वास्तविक धनात्मक संख्या से गुणा किया जाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? केवल सदिश, पहली बात तो जो सदिश है, जो वेक्टर है, उसका मतलब ऐसी राशियां जिनमें दिशा और परिमाण दोनों ही पाए जाते हैं, है ना। कैसी राशियां जिसमें दिशा और परिमाण दोनों ही पाए जा रहे हैं, वो सदिश कहलाती हैं। अदिश वे राशियां जिनमें दिशा या परिमाण में से कोई एक पाया जाता है, ठीक है, यही बात तो हो रही है। अब पूछा जा रहा है कि केवल सदिश का परिमाण बदलता है, नहीं, दिशा भी बदलती है। केवल सदिश की दिशा बदलती है, जब मैंने आपको बता दिया कि दोनों ही चीजें हैं, तो सदिश की दिशा बदलती नहीं, सदिश की दिशा समान रहती है। अगर यहां लिखा होता कि सदिश की दिशा समान रहती है, तब तो ये सही हो जाता। सदिश का परिमाण और दिशा दोनों समान रहते हैं, मैंने पहले ही बताया है कि दिशा समान रहती है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। द्रव्यमान और भार में से, निम्नलिखित में से द्रव्यमान और भार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? द्रव्यमान एक सदिश राशि है और भार एक अदिश राशि है, ठीक है। अभी मैंने आपको दो अलग अलग परिभाषाएं बता दी हैं कि क्या कह रहा है कि द्रव्यमान एक सदिश राशि है, भार एक अदिश राशि है। तो आपको बता दी कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है, यही आपका उत्तर सही है। अब इसमें मेल है, जोड़े जोड़ने हैं। तो रेशम क्या है? प्रोटीन है, फाइब्रोनाइन ना, ठीक है। कपास सेलुलोज है आपका। नायलॉन जानते हैं आप लोग क्या है? ऐसा कपड़ा, मतलब जो पहली बात तो ये न्यूयॉर्क टर्म से जोड़ के बनाया गया था, जो कपड़ा ना कॉटन होता है, ऐसे चिपकता नहीं है, थोड़ा सा कड़ा भी होता है, ऐसा कपड़ा। हाँ, तो आपको बता रहे हैं कि जो आपका नायलॉन है ये एग्जैक्टली क्या है? पॉलीएमाइड है। अब बचता है टेरोलिन, पॉलिएस्टर। तो आपका ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, ये आपका उत्तर सही है। टमाटर की चटनी, इतनी महंगाई में टमाटर की चटनी खिला रहे हैं सर आपको, चलिए इस पे देखते हैं। टमाटर की चटनी और फलों के रस जैसे खाद्य पदार्थों को परिसंरक्षक के रूप में होने वाला यौगिक सोडियम एसिटेट सिरका है, ठीक है। सोडियम बेंजोएट प्रिजर्वेशन की तरह यूज करते हैं, यही आपका उत्तर है, प्रिजर्वेटरी मटेरियल है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड चींटियों के डंक से मिलता है। सोडियम सैलिसाइलेट मुझे लग रहा है वो जो आपका साबुन वगैरह बनाने में होता है, शायद वो, मुझे कंफर्मेशन नहीं है इस चीज की। अब आता है आपका कि कौन से शब्द से क्या बनता है? पारद और कोई अन्य धातु अमलगम, ठीक है। तांबा और जस्ता पीतल, ठीक है। तांबा और टीन कांसा, ठीक है। सीसा और टिन शोल्डर। तो इसमें जो एक दूसरे के सामने हैं वही सही सुमेलित हैं, 1 2 3 4।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसको ऊपर ले जाते हैं, दिख रहा है ना आप लोगों को? बारूद बनाने में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बारूद बनाने में एकदम एग्जैक्टली पोटेशियम नाइट्रेट का यूज करते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं आतिशबाजी की चीजों में कलर लाने के लिए। सोडियम स्टेरेट का प्रयोग करते हैं सोप फॉर्मेशन में, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने में, जो आप मूर्तियां देखते हो ना प्लास्टर ऑफ पेरिस की, उसको बनाने में करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हम आपको बताते जा रहे हैं कि जो और भी हैं आप उसके बारे में भी जान जाएं कि किसका प्रयोग किस लिए होता है। और जो मैग्नीशियम सल्फेट है इसका लो बीपी में भी यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें, तो इसमें आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर क्या होगा? पोटेशियम नाइट्रेट। मैंने बाकी आपको बता दिया। निम्नलिखित में कौन से ऐसे तत्व हैं जो इनको रिसोर्स को सिक्रीट करते हैं? एयर कंडीशन हम एसी के लिए पढ़ ही रहे हैं, करते ही हैं, सफाई विलायक करते ही हैं, अग्निशामक यंत्र, एरोसोल, ई कचरा। ई कचरा आपका सीएफसी ही निकालता है, बाकी ये चारों निकालते हैं, 1 2 3 4। भोजन को काफी समय तक पका लेने से कौन सा घटक नष्ट होता है? अगर भोजन जैसे ओवर कुक कर लेते हैं तो आपका विटामिन नष्ट होता है, ठीक है। फैटी अम्ल है नहीं। फॉलिक एसिड आपका विटामिन B9 है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं, कार्बोहाइड्रेट नष्ट होता है, लोग पका पका कर खाते हैं, तो इतना मोटे ही क्यों होते हैं? श्वेत फास्फोरस अंधेरे में दीप्ति होता है क्योंकि उसका धीमे धीमे ऑक्सीडाइजेशन होता है, मंद ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, इसलिए ऐसा होता है। निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग वोटिंग स्याही के लिए करते हैं? AgNO3 का करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का करते हैं। आपका जो सिल्वर आयोडाइड है वो क्लाउड सीडिंग के लिए यूज होता है, जो नकली वर्षा कराते हैं ना, रेन कराते हैं, उसके लिए प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे आपका जो सिल्वर क्लोराइड है ये तो आपकी त्वचा वगैरह में पॉलिशिंग के लिए या फोटोग्राफी के लिए, उसके लिए यूज करते हैं, पॉलिशिंग के लिए, दर्पण की पॉलिशिंग के लिए यूज करते हैं। चलिए, ये उत्तर आपका सिल्वर नाइट्रेट है, क्योंकि वो जब अल्ट्रावायलेट रेस के संपर्क में स्याही आती है तो नीली नीली हो जाती है ना, छूटती नहीं है लंबे समय तक, इसीलिए उसका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से सही कथनों पर विचार कीजिए। हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार होते हैं। दांतों के मध्य कैसे खाद्य पदार्थ अम्ल निमुचित करने में सहायक होते हैं? भाई जो भी हमारे खाने पीने में जो भी एसिड्स जाता है तो उनका डिपोजिशन होता जाता है, तो हमारे दांतों का इफेक्ट तो करते ही है ना। वो पूरा वैसे अगर आप ब्रश ना करो तो फिर कैसे स्मेल आने लगती है, तो वो पूरा एक साथ डिपोजिशन होता जाएगा तो खराब हो जाएगा। तो खाद्य पदार्थों में अम्ल को निमुचित करने में सहायक होते हैं, बिल्कुल ठीक। और इसके लिए अम्ल जिम्मेदार है, क्योंकि आपने सरका खाया अभी तो भी हो गया, आप कोई प्रिजर्वेटिव ले रहे हो तो सोडियम बेंजोएट सब एसिड ही तो है, ये सब चीजें। नींबू का सिट्रिक एसिड है, इमली में आपका टार्टरिक एसिड है, तो सारी चीजें आप अम्ल तो ले ही रहे हो भोजन में। आगे देखते हैं, 1 सेकंड में ही पानी पी लेती हूँ, थक गई हूँ बहुत तेज। 2 मिनट का मुझे बस टाइम दीजिए। चलिए, जैसे फॉर्मिक एसिड की हमने अभी बात की, चीटी डंक के लिए है, बिल्कुल ठीक। अच्छा 1 सेकेंड, फॉर्मिक एसिड, चीटी का डंक हमने अभी बात की थी, ठीक है। टार्टरिक एसिड, ये इमली अंगूर हमने अभी बात की थी, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लोगों ने बात की थी चूने के पानी के लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपका खाने का सोडा। तो चलिए देखते हैं, ए का 1 2 है, सी का 4 2 है, ठीक है। आप लोग एक चीजें देख रहे हैं कि मतलब एकदम आपको ऐसे एग्जाम में फंसाया है कि आपको बिल्कुल से पता भी ना चले कि आपका क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे जा रहा है। तो जरा बताइए भाई, हमने आपको टिक लगवा ही दिया है, ठीक है। सी का आपका 4 है,
डी का आपका 3 है सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन, अरे सॉरी मैंने खाने का सोडा बोला, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, माय मिस्टेक सॉरी, ठीक है सॉरी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? आयोडीन 1, 2, 3 मोतियाबिंद का उपचार है। आयोडीन ग्वाइटर के लिए, घेंगा के उपयोग के लिए बोला जाता है। किसके उपयोग के लिए? घेंगा जो गले में हो जाता है उसके लिए मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी जो कॉर्निया होती है वो ओपेक हो जाती है, अपारदर्शी हो जाती है, उसको ऑपरेशन करके चेंज कर दिया जाता है। कोबाल्ट 60 कैंसर का उपचार है, बिल्कुल ठीक है। फास्फोरस 32 ल्यूकेमिया थेरेपी। सोडियम 24 रक्त प्रवाह का अनुरेखण करता है। अब ये प्लांट हार्मोन्स के बारे में बात, जिबेरेलिन आपका प्लांट हार्मोन है, ठीक है। जिबेरेलिन ये आपको क्या कह रहा है कि जिबेरेलिन, ऑक्सीटोसिन, एस्पार्टिक एसिड, वैसोप्रेसिन इनके जोड़े मिलाने हैं। चलिए देखते हैं। जिबेरेलिन कोशिकाओं के विकास को नियंत्रित करता है, बिल्कुल ठीक। ऑक्सीटोसिन शिशु और जन्म के दुग्ध स्राव के समय मांसपेशियों को संकोचन का संकट करता है, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड या एब्सिसिक एसिड पौधों में पाए जाने वाला स्ट्रेस हार्मोन है। वैसोप्रेसिन मूत्र में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में और बता देते हैं। जिबेरेलिन हार्मोन को डोरमेंसी हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि ये डोरमेंटी को तोड़ने का काम करता है, ठीक है। सुषुप्ता अवस्था जिसको बोलते हैं, तो को तोड़ने का काम करता है। ऑक्सीटोसिन ये टाइम ऑफ पार्चुरेशन, बच्चे के बर्थ के समय जो आपकी प्यूबिक इम्फेसाइसिस उसको फैलाने का भी काम करता है, और जो आपका लैक्टेशन बॉडी सिक्योरता है, दुग्ध सिक्योरता है, क्योंकि ज़्यादातर अगर किसी को कोई बीमारी ना हो तो जब बच्चे का जन्म होता है तभी माँ के शरीर से दूध बाहर आता है ना, लैक्टेशन होता है, तो यही इसी कारण होता है, ऑक्सीटोसिन के कारण। आपने देखा होगा कि गाय भैंसों से दूध निकालने के लिए लोग ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस लगाते हैं। अब है आपका एब्सिसिक एसिड, पौधों में पाए जाने वाला स्ट्रेस हार्मोन है, इसके कारण पत्तियां बहुत झड़ती हैं, जीर्णता होती है, ठीक है, विलगन होता है। नेक्स्ट है आपका वैसोप्रेसिन, इसे एडीएच भी कहते हैं, एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है, वेसल्स को सिकोड़ने का काम करता है, ठीक है, कॉन्स्ट्रक्शन का काम करता है, वेसल को सिकोड़ने का काम करता है। तो चलिए देखते हैं। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। शाकाहारी जंतुओं द्वारा घास को जल्दी निगलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित किया जाता है, रुमेन कहलाता है। जैसे गाय के 4 पेट होते हैं ना, उसमें एक पेट रुमेन है। जैसे जो रुमेंथी है वहां पर गाय क्या करती है, रुमेंथी अपने पेट में, उसको जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, खाना पेट के अंदर लेके मुंह चलाते रहते हैं, तो उसे जुगाली करना कहते हैं, वो रोमेंथी के कारण होता है, ठीक है। मसूड़ों में रक्तस्राव का गिरना और अस्थियों का भंगुर होना। मसूड़ों में रक्तस्राव का गिरना और दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना, घाव भरने में देरी निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से है? तो सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन सी की कमी से है। पहली बातें बता दे रहे हैं, स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। इसका जो केमिकल नेम है या केमिस्ट्री इसकी जो है एस्कॉर्बिक एसिड, क्या कहलाती है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन के, इसका केमिकल नेम है फिलोक्विनीन। क्या करता है ये? एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है इसके पास। विटामिन बी थियामीन, इसका केमिकल नेम है। इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, बच्चों में रिकेट्स और बुजुर्गों में ऑस्टियोपोरोसिस, अडल्ट्स में एंड चिल्ड्रन में। तो आपका उत्तर है विटामिन सी। अरे भाई
विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, आपको रफ कर दे रहे हैं। लाइकेन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहते हैं, बिल्कुल ठीक। लाइकेन वायु प्रदूषक होता है, जहां वायु प्रदूषण अधिक है वहां लाइकेन उगते हैं। आपसे असत्य पूछा है, यही गलत है, क्योंकि जहां वायु प्रदूषण होता है वहां एल्केन नहीं उगते हैं, यही इंडिकेटर है इनका। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कॉर्टिकोल्स तथा खाली चट्टानों पर सेक्सिकोल्स कहते हैं। ठीक है, लाइकेन मृदा निर्माण में सहायक होता है, तो क्या आपका असत्य है? ये असत्य है, क्योंकि जहां पर भी वायु प्रदूषण अधिक होगा लाइकेन वहां पे नहीं उगेंगे, यही इंडिकेटर के रूप में काम करते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में काम करते हैं। फल और उसके खाने योग्य भाग में सुमेलित नहीं है। लीची का एरियल है, ठीक है। लेमन के जो आपका ऑरेंज है या संतरा है या नींबू है, सबके जूसी हेयर ही खाए जाते हैं, ठीक है। नारियल की मध्य फल भित्ति नहीं, नारियल का एंडोस्पर्म खाया जाता है या भ्रूण पोष खाया जाता है। और सहतूत के रसीले दरपुंज, हाँ रसीले दरपुंज खाए थे, पेरियंस से कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन आवश्यक नहीं? तो बहुत सरल प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, पानी आवश्यक है, क्लोरीन नहीं इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? क्लोरोफिल, क्योंकि हरे पौधे ही अपना भोजन बनाते हैं, तो पौधे किसके प्रेजेंस में हरे होते हैं? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हरे होते हैं। पौधों की तत्वों में, अच्छा सूर्य का प्रकाश तो चाहिए ही चाहिए, बता ही दिया है। पौधों में तत्वों की कमी से उत्पन्न में से कौन, पौधों में तत्व कमी से उत्पन्न रोग में कौन से सुमेलित हैं? धान में खैरा रोग, जस्ता, इसमें धान का पौधा सफेद रंग का हो जाता है या हल्के पीले रंग का होता है। आलू का ब्लैक हेड रोग ऑक्सीजन की कमी से, बिल्कुल सही, इसमें आलू में काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। नींबू में लिटिल लीफ, नींबू की पत्तियां छोटी हो जाती हैं, ये बोरॉन की कमी से नहीं होती हैं, ये एक्चुअली कॉपर की कमी से होती है। किसकी कमी से होती हैं? कॉपर की कमी से होती हैं या तांबे की कमी से होती हैं, ठीक है। और फूलगोभी में बाउंसिंग बोरान की कमी से होती है। अगर कोई व्यक्ति मंद बुद्धि है, आंखें टेढ़ी है, जीभ मोटी है, शारीरिक ढांचे से ग्रसित है, तो वह कौन से सिंड्रोम से ग्रसित है? तो वो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है। मैं एक एक सिंड्रोम के बारे में आपको ठीक से बताती हूँ। जैसे सबसे पहला दिया हुआ है हमारा टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम में जो व्यक्ति है उसके क्रोमोसोमों की संख्या 45 होती है। किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं। 22 प्लस XS फीमेल, वह महिला होती है या लड़की होती है। 22 प्लस XY वो पुरुष होता है, लड़का होता है या मेल होता है, ठीक है। अब बात आती है, अब जैसे 46 होनी चाहिए, 45 है तो कमी है, तो टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है। क्लिन-फ्लिंटर सिंड्रोम, इनमें संख्या हो जाती है 47। अगर क्रोमोसोम की संख्या कम है तो भी गड़बड़ है और ज्यादा है तो भी गड़बड़ है। ये होते हैं अगर XYY है, सुपर मेल, बहुत गुस्सैल प्रकृति के लोग होते हैं। XXY सुपर फीमेल, इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो भी ठीक से डेवलप नहीं होते हैं। डाउन सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। इन बच्चों का विकास आपको दिखाई ही दिया ही क्या समस्या आती है। पटाउ सिंड्रोम, ये भी ट्राइसोमिक होते हैं, मतलब 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। इनका 13वां जोड़ा जो क्रोमोसोम्स का होता है वो गलत जुड़ा होता है, ठीक है। ये बेसिक चीजें आपको हमने चारों के बारे में बता दी। अब इसमें पूछा है किसने किस चीज की डिस्कवरी की है। अच्छा, डिस्कवरर कौन है, खोजकर्ता कौन है? RNA की खोज, तो जिसका इन्होंने नाम लिखा है ना वॉटसन तथा ऑर्थरवर्क, नाम ही गलत है। जैसे DNA की खोज किसने की है? वॉटसन एवं क्रिक ने की है ना। जो डबल हेलिकल मॉडल है DNA का, डबल हेलिक्स मॉडल जिसे हम पढ़ते हैं, हिंदी में कहते हैं द्विकुंडलन, जो चोटी की तरह स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला है। तो बोला गया है कि RNA की खोज, मैंने पहले बताया कि उन्होंने DNA की खोज की है, तो RNA की किसने की है? फ्रेडरिक मिर्शर ने की है। किसने की है? फ्रेडरिक मिर्शर ने की है, ठीक है। विटामिन A की खोज पूछा है, सुमेलित नहीं, तो यही सुमेलित नहीं है। विटामिन A की खोज होलकट ने की है,
ठीक है। एंटीजन लैंडस्टीनर, बिल्कुल ठीक है। डायबिटीज बेंटिंग, बिल्कुल ठीक है। अब कौन सा सुमेलित है? मॉर्फिन मलेरिया के उपचार में है? जी नहीं, मलेरिया के उपचार में कुनैन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? कुनैन का प्रयोग होता है। कुनैन कहाँ से मिलती है? सिनकोना के छाल से मिलती है। सिनकोना एक प्लांट है, उसकी बार्क या छाल से मिलती है, ठीक है। अब मॉर्फिन दर्द निवारक है। मॉर्फिन क्या है? एक्चुअली दर्द निवारक है, तो गलत लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। मॉर्फिन मलेरिया की है? नहीं। किसकी है? कुनैन है, सिनकोना। कुनैन किसकी है? दर्द निवारक है, तो कुनैन आपकी जो है मलेरिया के उपचार की है। गलत लिखा है। यूके वृक्ष कैंसर के उपचार का है, बिल्कुल ठीक। केवल 3। नेक्स्ट है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण में 2022-23 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में से निम्नलिखित में कौन सा सही है? प्राथमिक क्षेत्र 21.2, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र 18.1, ठीक है। तृतीय क्षेत्र 50.7%, यही आपका गलत है। तो आपसे पूछा है कि कौन सा सही है, तो यही आपका सही है। बिहार की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर आंध्र प्रदेश और राजस्थान के बाद सबसे ऊंची है, ठीक है। बिहार में प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र की वृद्धि दर संपूर्ण भारत की अपेक्षा ऊंची रही है, जबकि तृतीय दर की नीचे रही है। प्राइमरी सेक्टर क्या है आपका? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। तो कह रहे हैं कि प्राथमिक ऊंची रही है। सेकेंडरी क्या है आपका? सेकेंडरी है आपका इंडस्ट्री और टर्शरी है आपका सर्विसेज, सेवाएं। तो कह रहे हैं कि आपकी जो प्राथमिक और तृतीय है उसकी दरें अपेक्षा रही हैं, अधिक रही हैं, द्वितीय की नीचे रही हैं। प्रति व्यक्ति निबल आय, राष्ट्रीय औसत आय कितनी? 33.7%। सबसे ज्यादा जीएसडीपी वाला जिला पटना, सबसे कम जिला शिवहर से 8 गुणा है, यही आपका गलत है, ठीक है। मार्च तक 2022 में बिजली की उत्पादन क्षमता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ताप विद्युत 5363 मेगावाट, बिल्कुल सही है। जल विद्युत 808 मेगावाट, बिल्कुल सही है। नवकरणीय ऊर्जा 7785 मेगावाट, बिल्कुल सही है। मतलब उपयुक्त में सभी सही हैं। गुप्त काल में ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। वराहमिहिर, आपको पता है एस्ट्रोलॉजी से थे। आर्यभट्ट, इन्होंने सोन के डिस्कवरी की, मैथमेटिशियन भी थे। ब्रह्मगुप्त, ये भी मतलब एस्ट्रोलॉजर प्लस मैथमेटिशियन थे। पाणिनि जो है वो राइटर थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा 1, 2, 3, ज्ञान विज्ञान के विकास की बात हुई है। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट यहां तक दिखेगा ना आप लोग को? 2 क्वेश्चन एटलीस्ट कवर कर लूं। चलिए, ये जोड़े मिलाने हैं। तो हर्षगुप्त को मिलाते हैं वीर योद्धा, ठीक है। और कुमार गुप्त हैं आपके महाराज धीराज। जीवित गुप्त है राजाओं के सिरमौर। और आदित्य सेन है आपके परमा भट्टारक। इन्होंने उपाधियां ली हैं, उसी की चर्चा हो रही है। तो आपका ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। ए का 2, आपका ए का 2, बी, इसमें आपके ऑप्शंस नहीं दिए हैं बेटा, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। आपके ऑप्शंस मुझे लग रहा है शायद इसमें गलत दिए हुए हैं। एक बार आप लोग अपने ऑप्शंस चेक कर लेना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके ऑप्शंस में गड़बड़ी है। मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आपने ऑप्शंस चेक कर लेना। नेक्स्ट है, बिहार में पाल काल से संबंधित कौन सा कथन
असत्य है। देवपाल ने नागरहारा को वीरदेव को नालंदा का पुरोहित नियुक्त किया, ठीक है। नालंदा में देवपाल के नाम पर एक बाजार हाट था, ठीक है। पाल शासक वर्ण आश्रम धर्म पालन के खिलाफ थे, ये गलत है। ये बौद्ध को मानते थे पर ये वर्ण आश्रम के खिलाफ नहीं थे, ठीक है। तो यही उत्तर आपका गलत है। अरे रे रे राम से। अकबर के समय, संयम लिखा है, अकबर के समय 1582 में बिहार में 7 सरकार थी, इनके 3 के नाम का सही समूह। तो आपका बिहार, मुंगेर, तिरहुत, रोहतास, हाजीपुर, सारण और चंपारण, यही वाला हिस्सा सही है। इसमें 2 राज्यों के नाम इन्होंने नहीं दिए हैं। इसमें एक भोजपुर और होना चाहिए था, भोजपुर और होना चाहिए था। एक भोजपुर का नाम होगा और एक इन्होंने शाहाबाद का नाम नहीं दिया है। किसका नाम नहीं दिया है? शाहाबाद और भोजपुर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व 1914 में इंग्लैंड भेजे गए 2 बिहारी शामिल थे। अली हिमाम, हसन हिमाम नहीं, राजेंद्र प्रसाद एवं ब्रजकिशोर प्रसाद जी नहीं, मजरूल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा, ये 2 लोग शामिल थे, ठीक है। मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया, हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले बात की थी। खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी, इन 2 नामों को तो मुझे लगता है कि इतिहास हमेशा याद रखेगा। तो सॉरी, ओफो, खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया? आपको जब पिछला पेपर सॉल्व करोगे वहां भी दिखाई पड़ेगा। लिगन के साथ युद्ध किया था 1858, 23 अप्रैल, 23 अप्रैल के दिन 1858, 26 अप्रैल को इनकी मृत्यु ही हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका के संबंध में असत्य कथन। तो बिहार में महिलाओं की जो भूमिका है, चलिए उसमें देखते हैं। विदेशी वस्तु शराब की दुकानों पर धरना देने तथा काम में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, बिल्कुल ठीक है। मद्यपान निषेध आंदोलन है, महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी, बिल्कुल ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में सारण में हुए प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता विद्या देवी ने की, नहीं। पटना में अली इमाम जी ने की, पटना में अली इमाम जी ने की, ठीक है। यही आपका उत्तर गलत है। दो क्वेश्चंस को स्पेस दे देते हैं, ठीक है। 4 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से निकल गए? मुझे लगता है कि शायद ये प्रश्न इतनी बार पूछा गया है कि हम लोगों को एक बार में पता देखते हैं। राम विनोद सिंह, दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह एवं फणींद्र घोष, नहीं। योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामनंद मिश्र एवं गुलाब सुनार, इन सारे लोगों को एक साथ जेल से भाग निकले। अब देखते हैं इस प्रश्न की संरचना। विधान परिषद में 75 सीटें हैं, कैसे हैं? आपको पता है कि भारत में कितने राज्य हैं जहां पर आपकी विधान परिषद है? भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, टोटल 6 हैं, ठीक है। बिहार विधान परिषद में 27 सदस्य बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से, ठीक है। 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, निर्वाचन क्षेत्र से, आपके जो टीचर्स हैं एजुकेशन एरिया से हैं, क्योंकि डिवाइडेशन ऐसे ही किया गया है। 6 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, ठीक है। 24 स्थानीय प्राधिकार से, 12 मनोनीत सदस्य, राज्यपाल भी करते हैं और राष्ट्रपति भी करते हैं ना मनोनीत, तो आपका यही उत्तर सही है। चल आगे देखते हैं। ये लास्ट प्रश्न को यहीं पे रोक लेते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों को, मुझे लगता है कि ये प्रश्न दोबारा आ रहा है। जब पेपर सॉल्व करेंगे आप लोग देखेंगे। पश्चिमी चंपारण, साउथ ऊपर की तरफ का जो एरिया है ना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी इधर वाला एरिया आता है, पूर्वी चंपारण, सीतापुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, यही आपका सही है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? बांका जिले के दक्षिणी भाग में अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, ठीक है। खड़गपुर की पहाड़ी से चूना पत्थर की प्रधानता है,
खड़गपुर की पहाड़ियों में चूना पत्थर की प्रधानता नहीं है, यहाँ पर बहुत अच्छा गर्म जल का स्रोत है जिसका नाम है ऋषिकुंड। ये आपका गलत है, ये यहाँ पर क्या है, गर्म जल का स्रोत है जिसका नाम है ऋषिकुंड। ठीक है। रोहतास की पहाड़ी में चूना पत्थर के साथ बालू पत्थर ही पाए जाते हैं। ठीक है। राजगीर की पहाड़ियां प्रीकैम्ब्रियन चट्टानों में पाई जाती हैं, ये भी ठीक है। उत्तर भारत की नदियां जो पश्चिमी भाग से पूर्व की ओर बहती हैं और गंगा नदी से मिलती हैं, तो कौन कौन सी है? गंडक, सरयू, बूढ़ी गंडक, बागमती। नहीं, आपकी जो सीरीज है वो है सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, देन बागमती। गंगा की सहायक है, सरयू को घाघरा भी कहते हैं। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। एरिया में हम 7वें नंबर पे हैं, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। दुनिया के क्षेत्रफल में 2.4% है, बिल्कुल ठीक है। पॉपुलेशन पे पहले नंबर पे है। ठीक है। पॉपुलेशन पे तो हमको लग रहा है क्या ही बोले, जब सोचते हैं तब मेरा हार्ट बीट बढ़ जाता है, टेंशन हो जाता है। समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या 7, यही असत्य है। कितनी है? 9 है। स्थल सीमा 7 देशों से मिलती है। ठीक है भाई, भारत, बांग्लादेश, अरे सॉरी भारत कह रहे हैं, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और जो आपके इंडोनेशिया वगैरह भी टच होते हैं समुद्री द्वीप के राज्यों से ना, तो 7 राज्य आपके, 7 ऐसे देश हैं जिनसे हमारी सीमा मिलती है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देश के किस भाग से मानसून अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं में वर्षा होती है? पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में होती है। इसी में एक प्रश्न और बहुत पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जिला है जहां ऐसा कौन सा राज्य है जहां ठंडियों में वर्षा होती है, ऐसा कौन सी जगह है? तो चेन्नई में बहुत ठंडियों में वर्षा होती है। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के मानसून से होती है, यहाँ पर पंजाब है। पृथ्वी की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथनों पर विचार कीजिए? महाद्वीपीय भूपर्वती पर पर्वतीय प्रणालियों के क्षेत्र मोटे हैं। ठीक है। भूपर्वती के ऊपरी हिस्सों को दुर्बलता मंडल कहते हैं। भूपर्वती नहीं, मेंटल के ऊपरी हिस्सों को कहते हैं। किसको कहते हैं? मेंटल के ऊपरी हिस्सों को कहते हैं। बाहरी कोरोड तरल अवस्था में, जबकि आंतरिक कोट ठोस अवस्था में होता है। ठीक है। तो इसमें से आपका केवल 2 है जो गलत है, बाकी 1 और 3 सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए कि कौन सी कहां पर अनुक्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे विंध्य पर्वत श्रेणी की बात हो रही है, अजंता श्रेणी पहले कहां कहां है ये देख लेते हैं। तो विंध्य श्रेणी आपकी यूपी एमपी बॉर्डर में आप देखते हैं पड़ती है, और गुजरात के भी एरिया में थोड़ा सा आती है। ठीक है। दूसरा अजंता महाराष्ट्र, अरावली तो राजस्थान रेंज है, आपको जो दिल्ली रेंज है वहां भी, वो भी पड़ता है उस रास्ते पे। सतपुड़ा आपका एमपी और महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों पर पड़ता है ना, एमपी और महाराष्ट्र। तो अब हम इसमें सीरीज लगाते हैं। सबसे ऊपर फिर कौन सी आएगी? तो आप नेचुरल है कि आपकी विंध्य पहाड़, अरावली पहाड़ियां आएंगी, तो भाई राजस्थान ऊपर पड़ रहा है, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, अजंता। सबसे नीचे महाराष्ट्र पड़ता है। अब मैप तो आपको याद ही होगा, तो उस हिसाब से लगा दिए, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, अजंता। आपको पता है कि सतपुड़ा पहाड़ियों से और रिफ्ट वैली के रूप में नदियां निकलती हैं। 2 नदियों के नाम बताइए, नर्मदा और ताप्ती, रिफ्ट वैली के रूप में बहती हैं। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गुजरात, हाँ गुजरात का तट काठियावाड़ तट कहलाता है, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र कोंकण तट, महाराष्ट्र से लेके जो गोवा तक का तट है, क्योंकि गोवा की भाषा क्या है? कोंकणी, कोंकण तट कहलाता है। कर्नाटक मालाबार, कर्नाटक से लेके जो आपका केरल तक का तट है वो क्या कहलाता है? मालाबार। केरल कोरोमंडल तट, यही आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये क्या है? ये आंध्रा से तमिलनाडु वाला तट है। ठीक है। तो यही आपका सुमेलित नहीं है। हाँ, इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन सा सुमेलित किससे है। 2 मिनट।
वापस से देखते हैं कि कहां से कहां तक आते हैं हम लोग। अब बात हो रही है कि निम्नलिखित में कौन किससे सुमेलित है। जैसे पेरियार की बात हो रही, पेरियार कहाँ है? केरला में है। ठीक है, केरला में है। पेरियार में हाथियों की संख्या बहुत अधिक है। ठीक है, मानस अभ्यारण्य असम में है। कांजीरंगा असम में है और वो वन हॉर्न राइनो के लिए है, गैंडे के लिए। ठीक है, गहिर माथा उड़ीसा में है, समुद्री कछुओं के लिए है। मरीन है ना, ये मरीन सेंटर्स है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए है, टाइगर के लिए है, उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2। कौन सा है? ए का पहला है क्या इसमें? ठीक है, किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने के लिए जो प्रमुख कारक होते हैं, तो प्रमुख कारक क्या है? समुद्र से दूरी, वायु दाब, अक्षांश नहीं, देशांतर नहीं है, ऑनलाइन का फर्क नहीं पड़ता, और ऊंचाई। तो यहां पर क्या होगा? 1 2, तीसरे को छोड़ दीजिए, इस ये नहीं होगा। 1 2 4 5, 1 2 4 5। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध बंदरगाह है? देखते हैं। पहला आपका विशाखापत्तनम दिया हुआ है। विशाखापत्तनम कहाँ है? ये बंदरगाह कहाँ है? आंध्रा में है। ठीक है, डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे है, यही आपका स्थलबद्ध बंदरगाह है, रास्ता बंद है ना, लैंडलॉक्ड है। एन्नोर आपका तमिलनाडु का बंदरगाह है, या तूतीकोरन भी पाया जाता है। इसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? कामराज बंदरगाह कर दिया गया है। कौन सा बंदरगाह कर दिया गया है? कामराज बंदरगाह। हल्दिया वेस्ट बंगाल में है। मुंबई तो मुंबई में है ही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू या न्योश्रेवा पोर्ट भी है, 2 पोर्ट है यहाँ पर। अब नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डाफर, ये आपकी जनजातियां है ना, डाफर केरल, ठीक है। लेप्चा सिक्किम, ठीक है। बंजारा नहीं है, बंजारा महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? बंजारा महाराष्ट्र की है। हिमाचल की कौन सी फेमस है? गद्दी, लाहौली, ठीक है। यहाँ के लाहौली, यहाँ पे दर्रा है ना, तो दर्रों में रहने वाली जो जनजातियां हैं, किन्नौर के सेब बहुत फेमस है। क्या है? जनजातियां हैं, तो आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है आपकी जलधाराएं। कनारी धारा ठंडी है, ठीक है। किस सागर से बहती है? नॉर्थ अटलांटिक से। ब्राजील धारा गर्म है, ठीक है, साउथ अटलांटिक से। दक्षिणी अटलांटिक जलधारा ठंडी है, बिल्कुल सही है, नाम दिया ही है साउथ अटलांटिक से। नेक्स्ट है आपकी पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा। ये ठंडी ना होके ये क्या है? गर्म है, तो यही आपका गलत है। और पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर की धारा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, हाँ इसको ऊपर ले चलते हैं, 2 ही क्वेश्चन बचेगा। कि ब्लैक फॉरेस्ट, अच्छा सुमेलित नहीं है पूछा गया है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, बिल्कुल ठीक है। माउंट ब्लैंक यूके में ना होकर फ्रांस में है। कहाँ है? फ्रांस में है, यही आपका सुमेलित नहीं है। स्विट्जरलैंड और इटली के मध्य मैटरहार्न के पास पड़ता है। एरिजोना संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। और महावेली गंगा श्रीलंका की नदी है ये। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, बिल्कुल ठीक है। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यही सुमेलित नहीं है। क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। और संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। तो डॉक्टर अजय प्रसाद क्या थे भैया? संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे। किसके अध्यक्ष थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी कौन थे? अस्थायी थे हमारे सचिदानंद सिन्हा जी, ठीक है, स्थायी अध्यक्ष थे। और भारत के पहले राष्ट्रपति थे। खैर ये तो सबको पता ही है।
भारतीय संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? प्रकृति, संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, ये शब्द हमारे उसमें बोले गए हैं, बिल्कुल हमारी प्रस्तावना में इनकी बातचीत हुई है। उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, बिल्कुल सही है। स्रोत भारत के लोग, बिल्कुल सही है। लागू हुआ है 26 नवंबर 1949, ठीक है, 1949। भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म से, अगर आपको भारत में जन्म होता है तो मिलती ही है। वंश के आधार पर अगर आप भले अमेरिका में रहते हैं, इंडोनेशिया में रहते हैं, बट आपके नाना नानी दादा दादी हैं तो आपको मिलेगी। पंजीकरण अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उपयुक्त सभी, बिल्कुल ठीक है। नागरिकता संविधान भाग 2 है। पहला भाग कौन है? भारत और उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है, भारत उसका संघ राज्य क्षेत्र। आपका दूसरा है कि मौलिक अधिकार भाग 3 में है, बिल्कुल सही। भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में मौलिक अधिकार, चौथे में है आपका नीति निर्देशक तत्व। फोर्थ क्या है आपका? फोर्थ है नीति निर्देशक तत्व। और मौलिक कर्तव्य ये आपका 6 नहीं होगा, ये होगा 4 का, तो यही आपका सुमेलित नहीं है, राज्य भाग 5 में है, ठीक है। चलिए अब आगे इसको बढ़ाते हैं, ऊपर की ओर स्लाइड कर लेते हैं। दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू बी हैव अ सर्टिफाइड, ठीक कह रहा है, हाँ बिल्कुल सही है। परमादेश, वी कमांड, ठीक है। प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड के लिए होगा उत्प्रेषण, क्या होगा? उत्प्रेषण। आपको पता है कि अनुच्छेद 32 में ये 5 प्रकार की रिट की सुविधाएं दी गई है। आपके मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के माध्यम से जा सकते हैं और अपनी बातों को वहां पे रख सकते हैं। तो यही आपका उत्तर सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भारत के मौलिक कर्तव्य कौन से हैं? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये नहीं है, ये आपका आर्टिकल 50 है, ये डीपीएसपी है आपका, ठीक है। हमारी मिलीजुली संस्कृति की विरासत को संरक्षित करना, यही आपका मौलिक कर्तव्य है। टोटल आपके 11 है, शुरुआत में 10 थे, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़े गए थे। शुरुआत में 10 थे, किस समिति के जोड़े गए? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़े गए। कौन सा अमेंडमेंट था? 44 अमेंडमेंट था, ठीक है, 1976 में हुआ था। बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, यही आपका 11वां है, 21 के ए में जोड़ा गया है। अनटचबिलिटी, छुआछूत, ये आपका आर्टिकल 17 है। ये आपके क्या है? सारे मूल अधिकार हैं, सिर्फ इसमें एक ये मूल कर्तव्य है, ये आपका डीपीएसपी है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी के संदर्भ में निम्नलिखित सभी कथनों पर विचार कीजिए। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत किया गया है, हाँ आर्टिकल 44 में किया गया है। ये क्या है? डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व है हमारे। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला एकमात्र राज्य गोवा है, हाँ बिल्कुल गोवा है, जहां सिविल कोड फॉलो होता है, सबके लिए एक ही नियम है। 22वें विधि आयोग ने पूरे भारत में इसे अपनाने का समर्थन किया गया है, हाँ बिल्कुल बोला गया है 22वें आयोग में कि पूरे भारत को ऐसा अपनाना चाहिए। ऐसा इस देखिए मुझे भी लगता है कि कुछ नियम कानून ठीक है, अगर देश एक है तो अगर किसी के अधिकारों का बहुत हनन नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है कि ठीक है। देखिए मेरी व्यक्तिगत राय है, ये मैं दूसरों के लिए नहीं बोल रही हूं। तो उपयुक्त में सभी। एक प्रश्न यहाँ ये भी पूछ सकता है कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी हैं, ऋतुराज अवस्थी जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य विधान मंडल के विधेयकों के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये देखना है। चलिए देखते हैं। यदि धन विधेयक है तो राज्यपाल विधेयक को राज्य विधान मंडल के वापस नहीं भेज सकता, ठीक है। जब कोई राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है तो वह विधेयक अधिनियम में शामिल नहीं होता, ये भी ठीक है। यदि कोई विधेयक सदन में लंबित है तो राज्यपाल ऐसा सदन के इसके बारे में याद दिलाने के लिए एक संदेश भेज सकता है, ये भी ठीक है। मतलब सारे सही हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है।
मूल अधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है या कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है? आपको मैंने बताया कि आपको अगर हाई कोर्ट जाना है तो सुप्रीम कोर्ट जाना है आर्टिकल 32, हाई कोर्ट जाना है तो 226, ठीक है। या व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन करते हैं? हाँ बिल्कुल, आप व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन करते हैं, सरकार के लिए नहीं है। इसके हनन होने पर अपने न्याय लागू कर सकते हैं, बता ही दिया है। राजनैतिक एवं नैतिक मान्यता नहीं है, ये किसके लिए है? ये डीपीएसपी के लिए, यही इसमें असत्य है। ये लाइन किसके लिए फॉलो अप होती है? ये डीपीएसपी के लिए फॉलो अप होती है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों के लिए फॉलो होती है। निम्नलिखित में से कौन से मंत्रिमंडल की भूमिका नहीं है? केंद्र सरकार की मुख्य निदेशक के अंग है? बिल्कुल है। या केंद्र सरकार की उच्च कार्यकारिणी संस्था है? मंत्रिमंडल सारी चीजें देखते हो तो उच्च कार्यकारिणी संस्था ही है। या केंद्रीय प्रशासन के मुख्य समन्वय नहीं है? यही गलत है, क्योंकि यह केंद्रीय प्रशासन के मुख्य समन्वय है भाई, ये कोऑर्डिनेशन करता है तभी तो चल रहा है सब कुछ, वरना कैसे फॉलो होता। यह विदेशी नीति किस मामलों को देखता है? हाँ बिल्कुल देखता है, ठीक है। राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम अवधि के लिए रोक सकती है 6 माह, और अगर यही विधेयक क्या हो, धन विधेयक हो, तो कितने दिन तक रोक सकती है? 14 डेज। ये लोकसभा पर निर्भर करता है वह इस बात को मानेगी कि नहीं मानेगी, ठीक है। चल, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कुछ बातें दी हैं, देखते हैं। कौन सा कथन असत्य है? कुल जीडीपी $3.75 ट्रिलियन की है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय $2450 की है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम 142 के स्थान पर हैं, बिल्कुल ठीक है। प्रथम पे कौन है? कतर है, कतर है प्रति व्यक्ति आय के मामले में। जीडीपी के मामले में हम 6वीं अर्थव्यवस्था में हैं, तो गलत, हम 5वीं अर्थव्यवस्था में, यही आपका गलत है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक चीजें कारगर हैं? पिछला पेपर आप लोग का ऑनलाइन जा चुका है, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आपको बताया है कि जब भी जो मौद्रिक नीतियां हैं उनको रेगुलेट किया जाता है तो उनमें 2 तरह से किया जाता है, एक तो क्वालिटेटिव फॉर्म में, दूसरा क्वांटिटेटिव फॉर्म में। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, सब चीजों को रेगुलेट किया जाता है ना, सब चीजों पर काम किया जाता है। तो जब सब चीजों पर काम किया जाता है तो ये क्या होगा? 1 2 3 4। परिणात्मक, जो मैं अभी बोल रही हूँ ना, क्वालिटेटिव, ठीक है, गुणात्मक, क्वांटिटेटिव, ठीक है। परिणात्मक साख नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग केंद्रीय बैंक करते हैं? बैंक दर, नगद आरक्षण, खुले बाजार की क्रियाएं। तो मैंने आपको बताया उपयुक्त सभी, क्योंकि बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट सारे ही क्या हैं? परिणात्मक हैं, क्वांटिटेटिव्स है ना, ठीक है। तो इसका ही काम करते हैं, सारे इसी पे होते हैं। तो क्वालिटेटिव में होते हैं, क्वालिटेटिव में डायरेक्ट एक्शन होता है, सीधी कार्यवाही, ठीक है। या फिर मोरल ड्यूटीज याद दिला के बातचीत करते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं। बाकी जितने नंबर्स वाले, डेटा वाले बात हैं, चाहे वो बैंक रेट हो, सीआरआर हो, एसएलआर हो, रेपो रेट हो या रिवर्स रेपो रेट हो, ठीक है, सारे इसी में। ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी हो, सारे इसी में होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है, उससे पहले 2004-5 था। वर्तमान में कौन है? 2011-12 है। मन इन्फ्लेशन को नापने के लिए प्रयोग करते हैं थोक मूल्य सूचकांक का, तो 2011-12 है। अब प्रश्न आ रहा है कि वर्ष 2021 में निर्यातों के गंतव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यूएसए 18.1। एक बार इस डेटा को मैं रिचेक करवा दूंगी, थोड़ा मुझे भी डाउट हुआ था कुछ चीजों पर, मैं एक बार दिखवा दूंगी। यूरोपीय संघ 14.9%, ठीक है। चाइना 15.3 नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका 6.4%। इस डेटा को मैं आप लोग को रिचेक करवा के दूंगी। बस धीमे धीमे हम लोग पेपर समाप्ति की ओर आ गए हैं। देखते हैं प्रश्न को।
निम्नलिखित में से कौन सा संपत्ति भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के लिए सही स्तर पर है? सोना ही है, हम लोग सोना रखते हैं, अपने सिक्योरिटी में रखते हैं। आरबीआई की सिक्योरिटी मनी में क्या है? डॉलर है और सोना ही तो है। जब हम बात करते हैं कि 200 करोड़ मुद्रा को आरक्षित रखते हैं, 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ का कैश, यही तो है ना। ठीक है, तो सोना, एसडीआर, विदेशी मुद्रा संपत्ति, तीनों ही होगा। विदेशी मुद्रा संपत्ति में जो मेन पैसा रखा जाता है वहां पे स्पेशल ड्राइंग राइट्स में, तो कौन कौन से देश का पैसा है? डॉलर, अमेरिकन डॉलर तो है ही है, आपको पता है। ब्रिटेन का पाउंड भी है, ठीक है, यूरो भी है, और चाइना का रेम्बिक्सी, और एक मुद्रा और है, मैं शायद फॉरगेट कर रही हूं, 5 मुद्राएं हैं, हाँ, जापानीज येन, जापानीज येन। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक व्यापक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित है। ठीक है भाई, वह व्यापक है पूरे भारतवर्ष में लागू हुई है। कब लागू हुई है? 1 जुलाई 2017। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ये बात हमेशा हम आपको बताते हैं। सॉरी, ठीक है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद के लिए शासी और प्रमुख निर्णय लेने वाली है। तो ये प्रधानमंत्री के अध्यक्ष की नहीं, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं। कौन इसके अध्यक्ष होते हैं? सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर। तो आपका क्या सही होगा? केवल एक। नेक्स्ट प्रश्न, बस मुझे लग रहा है खत्म ही होने वाला है आपका पेपर। सही कथनों पर विचार कीजिए। 2000 रुपए के नोट मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था की मुद्रा को आवश्यकता पूरी करने के लिए पेश किए गए थे। ठीक है, स्वच्छ नोट नीति जनता को बेहतर सुरक्षा सुविधाएं, अच्छी गुणवत्ता वाले नोट मुद्रा सिक्कों को देने को प्रयास किया गया। ठीक है, 2000 रुपए के नोट को अब वैध नहीं माना जा रहा। तो कब से नहीं माना जाएगा? सरकार ने बताया था कि 30 सितंबर से नहीं माना जाएगा ना, अभी तो चल ही रहा है। तो ये पे वैध मुद्रा जारी नहीं रहेगी, तो कब से नहीं रहेगी? 30 सितंबर से नहीं रहेगी, अभी है। तो आपका 1 और 2। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक साथ दोनों क्वेश्चंस को ले लेते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के प्रत्यक्ष कर संग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित सही कथनों पर विचार कीजिए। व्यक्तिगत आय कर संग्रह कॉर्पोरेट कर संग्रह से अधिक है। ठीक है, देखते हैं। कॉर्पोरेट कर संग्रह पिछले वर्ष की तुलना में व्यक्तिगत आय कर की तुलना में तेजी से बढ़ा है। तो इसका डेटा मैं आप लोग को बता देती हूँ। जो व्यक्तिगत संग्रह है आपका 9.61 लाख करोड़, ये एलसी क्या है? लाख करोड़ है। ठीक है, और जो आपका आयकर वाला है वो 10.04 है। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि व्यक्तिगत आय संग्रह आपका कम है। कितना है? 9.6 है। पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि कॉर्पोरेट कर संग्रह पिछले वर्ष की तुलना में व्यक्तिगत आय की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ा है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। जो आपका कॉर्पोरेट संग्रह हुआ है 16.9% हुआ है। ठीक है, जो व्यक्तिगत आय संग्रह हुआ है वो 24.23% हुआ है। तो ये भी गलत हो गया। तो ना तो 1 ना तो 2। नेक्स्ट है कि इनमें से मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अभी मैंने बताया है आपको कि सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये क्वांटिटेटिव टाइप, क्वालिटेटिव टाइप में आपका क्या है? डायरेक्ट एक्शन, मॉरल ड्यूटीज, इन सब की बात की जा रही है। कहीं भी सार्वजनिक ऋण की बात नहीं की है। आपका पूरा पेपर समाप्त हो चुका है। आपको हमने पूरे डिस्कशंस की चीजें बता दी हैं। और जो भी अगर आपको लगता है किसी चीज की कमी या गड़बड़ी हो रही है तो जस्ट माय ह्यूमन एरर, आप उसको डाल सकते हैं, मैं उसको ठीक करवा दूंगी। दूसरी बात, ये जो मैथ्स के प्रश्न है आपके सर सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू।